नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास ब्रजेश सक्सेना। तो मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर के करेंगे, क्योंकि 24 घंटे बाद मध्य प्रदेश की जनता को नई सरकार मिल जाएगी और प्रदेश में अगले 5 साल किस पार्टी की सरकार रहेगी, इसको लेकर पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सरकार बनाने को लेकर प्रदेश में दोनों ही मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी ने दावे तो बहुत किए, लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि जनता की अग्नि परीक्षा पर कौन खरा उतरा, क्योंकि वक्त अब बहुत कम है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए 2023 के चुनाव में जनता को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इसी बीच तमाम एजेंसियों की जो एग्जिट पोल सामने आए, उसके बाद प्रदेश में नतीजों को लेकर सियासी हलचल तो कीर्ति तेज हो गई है। लेकिन कल का दिन यह स्पष्ट कर देगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने चुनाव में किसे अपने लिए चुना है, और करेंगे एमपी का बारीकी से विश्लेषण, क्योंकि आज की रात सिर्फ बाकी है। कल जब सूरज उगेगा, पहली किरण होगी और जब आंकड़े सामने आएंगे तो यह तय होगा कीर्ति। बिल्कुल किसकी सरकार बनने वाली है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। विधानसभा चुनाव 2023, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने लंबे समय से तैयारी की, खूब वादे किए, दावे भी खूब किए, और अब बारी है नतीजों की, और उसके साथ ये भी जानने की आखिर जनता ने किसका साथ दिया और किसको नकार दिया। जिस जनता के लिए सियासतदानों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, उसी जनता जनार्दन का फैसला कल सबके सामने होगा। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कमल या कमल ना, इस सवाल का जवाब सभी के सामने होगा। नतीजे भले ही कल सामने आएंगे, लेकिन नेताओं की नजरों में उनकी सरकार बन चुकी है, तभी तो हर कोई जीत का दावा करता नजर आ रहा है। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? सर माइक नीचे करो सर। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। एग्जिट पोल को मेरा ध्यान देता नहीं, क्योंकि सब बिकाऊ है। जो एग्जिट पोल होते हैं ना, ये सब बिकाऊ है। इनका जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। इसलिए सबसे बड़ा एग्जिट पोल मेरा है। क्या आंकड़े 130 प्लस। अब की पहली बार भी मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा, 140 से कम सीट कांग्रेस की नहीं आई है, वो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है संजय शुक्ला? इसलिए कि वैसे पूरे प्रदेश के अंदर 18 साल के अंदर जनता को लूटने के अलावा कोई काम नहीं करा है। जहां कांग्रेस ने नतीजों से पहले ही अपनी सरकार बनने का दावा कर दिया, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। इंदौर 1 से चुनावी मैदान में उतरे और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी जीत का दावा ठोक दिया है। पर हाँ, ये हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि सरकार हमारी बनेगी। शायद हम लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा, जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश के लिए कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि कल जनता का फैसला सबके सामने होगा। देखना होगा कि मध्य प्रदेश के सत्ता की बागडोर आखिर किसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विकास, चर्चा तो हम 2023 को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2018 में आखिरकार क्या नतीजे रहे थे और कितना इतर अब की बार जो प्रदेश की जनता है उसने वोट दिया है। तो 2018 की बातें आपको बताते हैं कि 2018 के जो नतीजे रहे, कुल सीटें 230 रही हैं। कांग्रेस 114 सीटों पर हासिल करती हुई नजर आई थी और बीजेपी 109 सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई दी थी, और अन्य के खाते में उस वक्त गई थी 7 सीटें। तो अब की बार क्या रुख होता है जनता का, वो तो हम देखेंगे कल, लेकिन 2018 के नतीजे किस तरह से रहे थे वो हमने देखा था। बिल्कुल, और मौजूदा विधानसभा की स्थिति मध्य प्रदेश में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुल 230 विधानसभा सीटें, बीजेपी जो है 127 पर है, जहां कांग्रेस की हम बात करें 96 सीटों पर है, और अन्य की बात की जाए तो 7 सीटें आती हैं। हमने 2018 का कीर्ति ने आपको बताया, मौजूदा स्थिति यह है। लेकिन किस तरह से नई सरकार जो होगी वो किस तरह से चुनी जाएगी और क्या आंकड़ा जो है सीटों का पहुंचेगा,
ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो है मध्य प्रदेश में इस बार इंपॉर्टेंट फैक्टर इस बार अदा करेगा। कीर्ति बताइए वोटिंग बिल्कुल, तो 2018 की बात करते हैं तो 75.63% का जो वोटिंग परसेंटेज निकल के सामने आया था, और इस बार ये परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 2023 की बात करते हैं तो 76.22% का ये वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है, और बहुत सारे मायने बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को लेकर के कहीं ना कहीं विकास देखने को मिले हैं। जब बातचीत हमने करी है, लोगों से बातचीत हमने करी है, वरिष्ठ पत्रकारों से, अपने संवाददाताओं, तो उन्होंने भी कहा कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो इसके बहुत अलग अलग तरह के मायने निकल के सामने आते हैं। बिल्कुल बेहद खास बात आप कह रही हैं कीर्ति, क्योंकि वोटिंग परसेंट जो है इस बार ज्यादा है, और ये किसके लिए नफा और नुकसान साबित होगा ये हम बात करेंगे। लेकिन तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। गिरिजा शंकर जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, प्रमोद शर्मा मेरे साथ भोपाल से मेरे सहयोगी जुड़ गए, पुष्पेंद्र वेद इंदौर से मेरे साथ जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत गिरिजा शंकर जी आपके साथ कर रहा हूं, जबकि 11-12 घंटे का समय शेष है सर। और आज हम वो चर्चा करने वाले हैं जब लोकतंत्र का महापर्व जो है अपने अंतिम चरण में है। कल परिणामों की घड़ी है, और रविंद्र जैन जी का वो गाना, मुझे भजन जरूर याद आता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। सर कैसे देख रहे हैं इस रात को और कल के नए सूरज को सर? नहीं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कल सुबह वोटिंग शुरू हो और उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करें। और जो दिल की धड़कन जिनकी बढ़ी है वो तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम लोगों के तो इस बात का इंतजार है कि जो कुछ हमारे अपने अनुमान थे चुनाव के दौरान, जो लोगों से बातचीत हुई, जो इलाकों का दौरा किया, जो देखा समझा, तो वो कितना सटीक उतरता है और उसको हम देखेंगे। और कल मैं समझता हूं कि 12 बजे दोपहर 12 बजे तक कुछ ट्रेंड हमारे सामने होंगे। बिल्कुल 12 बजे तक ट्रेंड हमारे सामने होगा। गिरजा शंकर जी, अभी जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे, तो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज, इसके कई सारे मायने हमने समझे हैं। आपके लिहाज से क्या मायने निकल के सामने आते हैं? क्या एनालिसिस है आपका ये बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को लेकर? अब क्या मायने आपने समझा है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बढ़े हुए परसेंटेज का कोई बहुत मायने नहीं होता। 1 से 1.5% या 2% का परसेंटेज बढ़ना हर चुनाव दर चुनाव ये बढ़ता है, हर चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, और इसका कोई ऐसा मायने नहीं है कि उसका किसी विपक्ष को या सत्ताधारी दल को इसका फायदा या नफा नुकसान होता है। बढ़े हुए वोट में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है, और बढ़े हुए वोट में बीजेपी की कांग्रेस की सरकार बनी है। तो बढ़े हुए वोट या जब तक कि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसमें कमी या बढ़ोतरी ना हो, 5, 7, 10% का कोई इजाफा ना हो, तब तक वो उसका कोई बहुत मायने चुनाव परिणाम के लिहाज से नहीं होता। चलिए, हालांकि इस बार जो वोटिंग परसेंट बढ़े हैं ये बड़ी खुशी की बात है। लोकतंत्र के महापर्व में लोग अगर इस तरह से बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहे हैं। लेकिन गिरजा शंकर जी, अब ये जो हम चर्चा करने वाले हैं, कल जब रिजल्ट आ रहा है उससे पहले जो जनता है वो ये समझ सके, तो मेरा पहला सवाल यहीं से है कि जिस तरह से हम रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करें, उससे पहले क्या आपका ऑब्जर्वेशन कहता है सर? क्योंकि ये जो एग्जिट पोल आए हैं वहां से अगर हम शुरुआत करें तो मैं कहूंगा बड़ा तिलिस्म जो है इस बार एग्जिट पोल में देखने को मिला है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है सर? कई दशक हो गए हैं आपको, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? नहीं, कई बार जो है इस तरह के जो एग्जिट पोल के अनुमान जो आम परसेप्शन है उससे बिल्कुल अलग किस्म के आए हैं, और लोगों को चौंकना पड़ा है कि ये कैसे होगा। और कई बार तो इसको ऐसा लगता है कि ये कहीं गलत तो नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो इस तरह के आम परसेप्शन से अलग जो अनुमान एग्जिट पोल के आए हैं वो एक्चुअल परिणाम के बिल्कुल करीब रहे हैं। और कुछ जो एग्जिट पोल की जो कंपनियां हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उनका जो आकलन है वो 90% से ऊपर सही रहा है। तो मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल को खारिज करना उचित नहीं है। दरअसल होता यह है कि एग्जिट पोल के अनुमान को उसकी क्वालिटी पर लोग नहीं लेते। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, यदि वो अनुमान उनके पक्ष में है तब तो उसको वो स्वीकार करते हैं, और जब उनके पक्ष में नहीं होता तो उसको वो खारिज करते हैं। इस बार दरअसल आप देखेंगे कि जो एग्जिट पोल हैं वो दोनों तरह के अनुमान दिखा रहे हैं। यदि एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनते हुए दिखा रही है तो छत्तीसगढ़ में बनते हुए दिखा रही है। तो यदि आप एक राज्य के अनुमान को खारिज करेंगे
तो दूसरे राज्य के अनुमान को आप हाँ कैसे कहेंगे बिल्कुल, फिर? और कहीं ना तो कहीं इसलिए मैं पार्टियों को समझता हम हूँ देखते हैं तो वो अपने कि एग्जिट पोल हिसाब के से अनुमान अपने को मनमर्जी की तरीके से इस एग्जिट पोल को ले रही हैं। जहां जी। पर अच्छा लगता है वहां मानती हैं, जहां नहीं लगता वहां पर नहीं मानती है। लौटूंगी आपके पास, और हमारे साथ जी। पुष्पेंद्र वैद्य हैं, इंदौर से जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, हाँ, बात करते हैं अगर इंदौर की, तो कई सारे दिग्गज हैं जिनकी साख यहां पर दांव पर लगी हुई है, और उनके लिए आज की जो रात है वो बहुत ज्यादा भारी मानी जा रही है, क्योंकि बहुत भरोसा करके पार्टी ने उतारा है और उस भरोसे पर बरकरार रखने की कोशिश उन्होंने ग्राउंड पर जरूर की। हमने देखा जब चुनावों को लेकर के वो ग्राउंड पर पहुंचे हैं, जनता के बीच पहुंचे हैं, जनता का क्या रिएक्शन आपने देखा था? और अगर हम बात करें एग्जिट पोल को लेकर के, तो क्या वो उसी तरह से एनालिसिस दे रहा है? आपका क्या कहना है? देखिए, वाकई बेहद दिलचस्प ये चुनाव हो चुका है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया चुनाव में, जो कि राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के नेता हैं, और उन्होंने जब यहाँ से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो बेहद दिलचस्प ये चुनाव हो गया था। और यहाँ पर मैं आपको मालवा निमाड़ की जो तमाम सीटें हैं उनके बारे में बता दूं कि वहाँ से भी कई दिग्गज जो हैं वो चुनाव मैदान में है। तो जाहिर है कि ये इंदौर समेत पूरा जो इलाका है, ये एक बेहद दिलचस्प चुनावी कैंपेन यहाँ पर हुआ है। और इस बार सबसे बड़ी खासियत यह है कि वोटर्स ने पिछले कुछ चुनावों में लगातार चुप्पी साधे रखी। वोटर्स ये नहीं बता पा रहा है कि वो किस पार्टी को वोट करेगा। हालांकि वोटर कभी भी इस तरह की चीजों को बहुत खुलकर नहीं बताता है। कई सारे वोटर्स ऐसे होते हैं जो इसको बड़े मुस्कुराहट के साथ इस राज को जो है अपने भीतर छुपा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर ये इस बार काफी इंटरेस्टिंग चुनाव रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से मुद्दों पर जो चुनाव लड़ा गया था, वो तमाम मुद्दे जो हैं वो पिछले कई सालों से लगातार चले आ रहे हैं। खेती किसानी के मुद्दे हों, चाहे वो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हों, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दे हों, ऐसे तमाम मुद्दे दोनों ही पार्टियों ने इस वक्त इस बार उछाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव था काफी इंटरेस्टिंग है। और कल जो है वो आज की रात एक तरह से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए कत्ल की रात है। ये कत्ल की रात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सबकी दिल की धड़कनें जो है इस बार धुकधुकी सबकी बनी हुई है। किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट मिलेगा ऐसा कहा जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भले ही एग्जिट पोल के नतीजे कुछ पार्टियों को एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो अलग तरीके से नजर आए हैं, और जब ग्राउंड पर हमने देखा था तो किसी की लहर भले ही नजर नहीं आई थी। पुष्पेंद्र, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है गिरिजा शंकर जी। अगर कोई सवाल हो, जिस तरह से आपके ग्राउंड पर होकर के एक अलग तरह के सवाल होते हैं, तो कुछ सवाल हो तो उनसे कीजिएगा। बिल्कुल, मैं गिरिजा शंकर जी काफ़ी वरिष्ठ हमारे पत्रकार साथी हैं, और उनसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस बार महिलाओं को लेकर काफ़ी राजनीति हुई है, काफ़ी बड़े पैमाने पर जब इलेक्शन कैंपेन के लिए दोनों पार्टियां गई हैं तो दोनों ही पार्टियों ने लाडली बहना और नारी सम्मान जैसी योजनाओं को लेकर काफ़ी बखान किया है। और यही बात बार बार गिरिजा शंकर जी कहा जा रहा है कि जो महिलाओं का वोट प्रतिशत है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक बड़ा फैक्टर इस बार जो है ये साबित होगा कि महिलाओं की ये जो योजनाएं हैं इसको लेकर बार बार हर पार्टी ने कोट किया है? नहीं, जाहिर है कि महिलाओं का जो मुद्दा है, आप ये देखेंगे कि जब चुनाव शुरू हुआ तो दोनों ही पार्टियों के पास चुनाव के लिए कोई मुद्दे नहीं थे। मुद्दा कहां से क्रिएट हुआ? जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च में लाडली बहना योजना की घोषणा की, उसने पूरे चुनावी माहौल में सनसनी पैदा कर दी। कुछ दिनों के बाद ही कमलनाथ जी ने भी उसी तरह की योजना की घोषणा की। उन्होंने वादा किया कि इससे बड़ी भी राशि सरकार बनने पर देंगे, और उसके बाद फिर पूरे चुनाव के फोकल पॉइंट में ये योजना हो गई। अब इस योजना का इम्पैक्ट कितना हुआ है और किस पार्टी को कितना लाभ मिलेगा, इसका जो अनुमान हम लगाते हैं, तो देखा जाए तो महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। पुरुषों की तुलना में 1.5-2% कम वोटिंग महिलाओं की हुई है। लेकिन देखना यह होगा कि जितनी वोटिंग महिलाओं की हुई है उसमें से कितना हिस्सा बीजेपी को और कितना हिस्सा कांग्रेस को मिलता है, वो बहुत निर्णायक होगा। ये देखना जो योजना के को लेकर आप बता रहे हैं कि उतना इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन अभी हम आंकड़ों को समझें और जितने पूर्वानुमान है, सर अभी तो सिर्फ अनुमान ही है। प्रमोद, आपके पास आ रहा हूं, और जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कीर्ति, मुझे तो सिर्फ एक गाना याद आ रहा है इस समय की, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। प्रमोद, आप थोड़ा समझाइए, आप तो आज ग्राउंड पे कई कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर से आपने बातचीत की है, बीजेपी से बात की, बताइए जरा क्या स्थिति है।
देखिए, मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं और ग्राउंड की रिपोर्ट भी दिखाई। मध्य प्रदेश में वो घटनाक्रम दिखाए जो जरूरी थे, लेकिन चुनावी यदि विश्लेषण की बात की जाए तो सबसे मध्य प्रदेश में जो जानकार है वो गिरिजा शंकर जी हैं। और यदि जर्नलिज्म का शंकर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा और उनसे जानना चाहूंगा। सर, मेरा सवाल ये है कि 18 और 23 में आपने इलेक्शन में क्या अंतर देखा, और 23 में बीजेपी ने पहले एमपी के सबसे बड़े चेहरे को किनारा किया और बाद में क्या एक्सेप्ट कर लिया बीजेपी ने कि उनसे थोड़ी सी गलती हो गई? खुलकर नहीं कहा हालांकि। जहां देखिए, जो इस बार बीजेपी ने रणनीति अपनाई चुनाव में, उसमें मुझे तो ऐसा लगा कि एक राज्य में उनको सरकार बचाना था और 2 राज्यों में सरकार बनाना था। तो सरकार बनाने की और सरकार बचाने की रणनीति अलग अलग होनी चाहिए थी, जो कि शुरुआत में नजर नहीं आई। ऐसा लगा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और किसी चेहरे को सामने नहीं करना है, ये रणनीति अपनाई गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में बाद में वो चेहरा घोषित नहीं किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को चुनाव में पूरी तरह से वो उनकी अगुवाई रही। और ये जो फर्क है, उनकी रणनीति में जो फर्क आया, उसका मुझे लगता है कि बीजेपी को जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन गिरिजा शंकर जी, लगभग 15 मिनट के आसपास का ये समय हुआ है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपका जो ऑब्जर्वेशन था, जो एग्जिट पोल आए, उसने क्या आपको भी चौंकाया या आप आश्वस्त थे कि इसी के इर्द गिर्द रहेगा? मैं ये भी जानना चाह रहा हूं आपसे। एग्जिट पोल जो है, यदि चौंकाने वाली बात कहें तो केवल एक एग्जिट पोल जो 140 से 60 सीट दे रहा जिनका अनुमान, वो चौंकाने वाला लग सकता है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम अंडर करंट बहुत देख नहीं पाते। इस बार आप देखें कि ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत कम हुई है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खुद भी सशंकित रही हैं। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से कोई भी पार्टी के नेता जो दावा करते रहे हैं लगातार अब तक कि हमको बहुमत मिल रहा है, अपने बहुमत के प्रति उतने आश्वस्त रहे होंगे। और आम जो परसेप्शन था जो मीडिया में या आसपास के लोगों में, वो ये था कि दोनों पार्टी के बीच कांटे का टक्कर है और जो भी फैसला होगा बहुत नजदीकी फैसला होगा, बहुत थोड़े सीटों के बहुमत से किसी की सरकार बनेगी। और वो भी जो परसेप्शन था वो क्लियर नहीं था कि वो ये सरकार बनाने का मौका बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन यदि हम आंकड़ों और बाकी तमाम चीजों के लिहाज से जो लॉजिकल जो चीजें हमारे सामने आई चुनाव के दौरान, उसमें एक बात बहुत साफ थी कि जो एग्रेशन चुनाव प्रचार में बीजेपी का था, वो एग्रेशन कांग्रेस के चुनाव प्रचार में नहीं दिखा। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दूसरा, सरकार में होने के कारण बीजेपी ने अपनी योजनाओं को, अपनी घोषणाओं को अमल में ला दिया, जबकि कांग्रेस विपक्ष में थी तो वो अपने वादे तक रही, उसको अमल में लाना उनके लिए संभव नहीं था। इसका जो हानि लाभ दोनों पार्टियों को कितना हुआ होगा, कल ये स्पष्ट होगा। बिल्कुल, लेकिन एक लिहाज ऐसा लगता है कल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने योजनाओं के बल पर अपना इस चुनाव का जो पूरा खेल है उसे मजबूत करने की कोशिश करी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी मेगा कवरेज जारी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं किसका होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि कल का दिन बताएगा, तय करेगा अगले 5 साल मध्य प्रदेश की कि कौन सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगा। लेकिन आज की रात भारी है और आज की रात अंतिम है। तमाम सबके ऑब्जर्वेशन इस समय बोल रहे हैं, अनुमान बोल रहे हैं, लेकिन अनुमान लगाना कीर्ति थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि जितना हम चर्चा कर रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि अभी तो कहना मुश्किल है। बिल्कुल, और कहना मुश्किल है इस लिहाज से भी है क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरह से सामने आया है, उसने जो स्थितियां सबके सामने रखी है वो कहीं ना कहीं ये करता है कि दोनों ही के बीच में कड़ा मुकाबला है। अगर कहीं से भी वोट खिसकता है तो किसी भी पार्टी को जीत हासिल हो सकती है और किसी दूसरी पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो मध्य प्रदेश की हॉट सीटों को लेकर के भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी हॉट सीटें हैं। छिंदवाड़ा हॉट सीट निकल के सामने आती है, कमलनाथ की है। ग्वालियर की बात करते हैं, ग्वालियर यहां से हॉट सीट है। सीधी की बात करते हैं, रीति पाठक है। डबरा की बात करते हैं तो ये वो सीटें हैं जहां पर जो दिग्गज है वो चुनाव लड़ रहे हैं। दतिया की बात करते हैं तो दतिया भी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। और इसी के साथ ही इंदौर एक की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, सुर्खी इसी क्रम में आती है जो हॉट सीट है। सोनकच्छ जो बात की जाए,
बहुत महत्वपूर्ण ये सीट है क्योंकि बड़े चेहरे उतारे गए। हरदा की हम बात करें, हरदा हाई प्रोफाइल सीट है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां देखने को मिला है। लाहौर की हम बात करें, ये वो हॉट सीट है जो तय करेंगी इस बार क्या भविष्य रहेगा। नरेला की बात की जाए, इस बड़ा दिलचस्प जो चुनाव है नरेला में इस बार रहा है। भोपाल मध्य की बात की जाए, मध्य की जितनी भी 7-8 सीटें सभी बहुत दिलचस्प रही हैं। दिमनी की अगर हम बात करें, ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, इस बार केंद्र की तरफ से भेजा गया है नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी में। तो ये बड़ी हॉट सीट जो है वो तय करेंगी कि किस तरह से इस बार का जो चुनाव है उसका भविष्य क्या होगा। बुधनी से शुरुआत हमने करते हुए तमाम हॉट सीटें आपको दिखाई हैं और किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 41.02% बीजेपी को वोट पड़े थे। कांग्रेस की बात की जाए तो 40.89% वोट जो है वो कांग्रेस को पड़े थे। तो ये वो आंकड़ा है। बीएसपी को 5.01%, सीपीआई को 0.10% वोट पड़ा था। बिल्कुल, तो ये वोटिंग परसेंटेज है बीते चुनाव का। और बीते चुनावों के मुकाबले अब किस तरह से स्थितियां बदली हैं, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी आपका भी। और आलोक संजर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा सत्यप्रकाश जी आपसे है, हम लगातार एग्जिट पोल्स को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल जिस तरह से निकल के सामने आए हैं, क्या आपका एनालिसिस है इस एग्जिट पोल के अनुसार? आप क्या सोचते हैं कि जो पार्टियों को उम्मीदें थी, क्या उस उम्मीद पर ये एग्जिट पोल खरा उतर रहा है? देखिए कीर्ति जी, सबसे पहले एग्जिट पोल जो मध्य प्रदेश में आए हैं, इनको अगर हम पैरेलली हिंदी लैंडस्केप से दूसरे दो राज्य जो एडजॉइनिंग है इस स्टेट के, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरफ जाते हैं, तो वहां पर लगभग सभी एजेंसीज के एग्जिट पोल्स का एक तय रास्ता दिखता है। लेकिन मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि जो बड़े एग्जिट पोल एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ ने तो जैसे चाणक्य को कहो, एक्सिस को कहो, इन लोगों ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जबरदस्त मार्जिन के साथ बनाती हुई दिखाई। वहीं सी वोटर, वो भी ऑथेंटिक एजेंसी है, और उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनाते दिखाई है। जब ये कंट्राडिक्शन है तो ये कंट्राडिक्शन कंफ्यूज तो करेगा। इसी कारण कहीं ना कहीं ये आज ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में ये डिबेटेबल इशू हो गया है। इसके पीछे एक चीज थोड़ी समझने की चीज है जो मुझे लगता है। देखिए एग्जिट पोल जब एसी नेल्सन या सीएसडीएस के द्वारा होते थे तो उस समय जो दिखाती थी वो एजेंसी कौन थी? दूरदर्शन थी। तब तक इसके जो आंकड़े आते रहे वो ऑथेंटिक आते रहे। लेकिन 2004 के बाद से इनके आंकड़े डिस्टर्ब हुए। हालांकि 2014 में जो आंकड़े दिए वो जबरदस्त दिखे नेशनल इलेक्शन में, और इसके बाद 2019 में भी इनके आंकड़े कुछ डिस्टर्ब हुए। या उस समय साइनिंग इंडिया वाले समय में आपने देखा होगा कि वहां पर एनडीए लीड करती हुई दिखाई गई थी, लेकिन कांग्रेस आई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इन पर हम अंधा भरोसा नहीं कर सकते। किया जा सकता था अगर यहां 10% कोई प्लस माइनस दिखता तो ये कहा जा सकता कि सभी पोल का जो बिल्कुल बहुत सही बात आप सत्यप्रकाश जी कर रहे हैं। लेकिन अगर इन एग्जिट पोल को मैं तिलिस्मी एग्जिट पोल कह दूं तो, और अगर जब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं और इन आंकड़ों के साथ अगर सत्यप्रकाश जी अपने आंकड़े ना बताएं सर, तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। देखिए एक्चुअली आपने जो आंकड़े बोले हैं, ये जो आंकड़े एग्जिट पोल के देखे हैं, देखिए मध्य प्रदेश की फिजा में इलेक्शन से पहले एक चीज तो थी कि लोग बदलाव चाहते हैं, ये किसी से छुपा नहीं। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बना। उनके एफर्ट्स उतने नहीं दिखे, लेकिन ये उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं उनके फेवर में जा सकता है। यानी सरकार के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी, बिग गन्स को पार्टी बीजेपी के फील्ड में उतारना, सीएम फेस प्रोजेक्ट ना करना, ये ऐसे फैक्टर बने जिससे कांग्रेस को ये लगा कि शायद वो बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी से जा रही, जैसा कि वो कर्नाटका में हाल ही में वो सीन देखी है और उसका एंजॉय भी किया उसने। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रांग पार्टी है और यह भी कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की प्रयोगशाला भी मानी जाती है। ऐसे में यहां पर बीजेपी प्रयोग ना करे ये संभव कैसे हो सकता है? जो एग्जिट पोल्स हैं उन्होंने हो सकता है कि ये रास्ता चुना हो
कि लोगों में गए, पहले शुरू में आपने ओपिनियन पोल आए, आपके यहां भी चले, ओपिनियन पोल में जो लोग यानी पुरुषों का जो ओपिनियन आया, उससे ये लग रहा था कि यहां बदलाव आएगा। लेकिन कुछ लोगों से ये पूछते हैं कि वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वोट बीजेपी को दिया। कुछ चलिए, अब आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन कल का दिन और आज की रात जो है वो शेष है, क्योंकि कल जब सुबह सूरज निकलेगा तो बहुत हद तक जो स्थितियां हैं वो क्लियर सुबह से ही होना शुरू हो जाएंगी। मेरे साथ पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मुझे दिव्यांश ने ज्वाइन कर लिया है, प्रेरणा ने ज्वाइन कर लिया है, और मृगेंद्र सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का स्वागत करता हूं। और आलोक संजर जी, आपके पास मैं आ रहा हूं और यही आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम इन आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो ये तो बड़ी आपके चेहरे पे मुस्कान लाने वाली बात है। एग्जिट पोल के बाद तो आप थोड़े और कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो आपके पक्ष में जाते दिख रहे हैं। लेकिन एक रात पहले, यही रात अंतिम, यही रात भारी से पहले, क्या अभी कितने कॉन्फिडेंट है सर, कितने आश्वस्त हैं अभी आप? देखिए, वस्तुतः एग्जिट पोल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ है और कार्यकर्ता ने पूरा यूनाइट होकर चुनाव लड़ा है। कार्यकर्ता के लिए व्यक्ति विशेष बिल्कुल नहीं होता, कार्यकर्ता के लिए कमल का फूल था, विचारधारा थी, और कार्यकर्ता ने पूरे मनोयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। और उस विश्वास पर मैं कह सकता हूं कि एग्जिट पोल पर जो कुछ भी दिख रहा है उससे कहीं अधिक कार्यकर्ताओं का विश्वास दिख रहा है। चुनाव के तुरंत बाद जब कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान थी और मैंने चुनाव में स्वयं ने काम जब किया तो मैं जनता के जब चेहरे को देखता था, जो उनका विश्वास जो हमारे पास आता था जी, मैं उनकी आंखों में जब झांकता था तो वो आकर बधाई देते थे। लेकिन जिसने वोट नहीं दिया उनकी संख्या बहुत कम होती थी, वो हमसे दूर होकर अपने आप बिना आंख मिलाए चले जाते थे। तो हमने ऐसा देखा कि सब जगह, सारी जगह जब हम चुनाव में घूमे हैं तो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को का से कर्तव्य सिखाया गया है, मां से ममत्व सिखाया गया है और ला से लक्ष्य दिखाया गया है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ता ने पूरी ताकत से कमल को जिताने के लिए अपना सर्वस्व लगाया। कमलनाथ जी को अगर हम देखें, कांग्रेस कह रही है का से कमलनाथ, क्योंकि उन्हें तो आज इतने कॉन्फिडेंस में आज कांग्रेस नजर आ रही है कि पोस्टर लगा दीजिए, कीर्ति पोस्टर्स लगा दिए। क्या कहेंगे शेखावत साहब, कितने कॉन्फिडेंट हैं? मेरा यही कहना है कि कहां से कमलनाथ हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहां से कमल हो सकता है। तो कमल है ही, इसलिए कमल पर ज्यादा लोगों का ध्यान है। बिल्कुल, कमल पर ज्यादा लोगों का ध्यान है। भंवर सिंह जी, वो कह रहे हैं कि कमल पर ज्यादा ध्यान है, कमलनाथ पर उतना ध्यान नहीं है, लेकिन क्या जनता ने आप पर ध्यान दिया है? आप कितने आश्वस्त हैं? कि कमल पर अगर ध्यान होता तो ये एक्सिस जो पोल है, एग्जिट पोल है, इनको बोगस करने के प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको जी। ये पूरी की पूरी सरकार एग्जिट पोल के माध्यम से एक नैरेटिव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर सीएनएक्स तो आप मुझे बताइए, 2018 में ये एग्जिट पोल तो बीजेपी की सरकार बना रहे थे, सीएनएक्स तो आपके ऑपोजिट चली गई, उन्होंने तो बीजेपी को बहुमत दे दी। फिर कमलनाथ की सरकार बनी ना 2018 में। नहीं, सीएनएस तो मैनेज्ड है, ये सारा का सारा जो मीडिया अच्छा, का मतलब जब बेहतर दिखता है तो वो जनता का है, वो सही है, और जब आपके अनुरूप नहीं दिखता है तो वो मैनेज्ड हो जाता है। हाँ, बस जनता का सबसे बेस्ट है। जनता ने पिछली बार भी कमलनाथ की सरकार बनाई थी, और ये जो कमल कर रहे हैं, इनसे पूछो कि आपने सरकार को हैक करके कैसे गिराया था। इस बार भी सरकार जब कमलनाथ की बन रही है तो इनको नैरेटिव पैदा करना है, और इसलिए एग्जिट पोल तो वही पोल है ना। आप तो अभी से फिर से आरोप लगाने लग गए हैं। नहीं, कोई हमने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया, न कांग्रेस ये आरोप भी नहीं लगा रही किसी के ऊपर। ये सिर्फ धंधा करते हैं बीजेपी वाले, व्यक्ति को खरीदने का, व्यक्ति को बेचने का। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग खरीदे गए, बेचे गए, सबको पता है ना। हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, सब जगह जो किया है इन्होंने। अब ये लोग हॉस्टेडिंग की बात करते हैं, जो लोग आदमी खरीद रहे हैं, सरकारें खरीद रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है भाई। देखिए, ये दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। जिन्होंने संगठन को समाप्त कर लिया है, संगठन जो है बीजेपी का, जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, ये दिल्ली वालों ने हाईजेक कर लिया है। चलिए, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप कह रहे हैं कि आप कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हालांकि पिछले 8 दिन पे को अगर हम सोशल मीडिया कमलनाथ जी का देखें, बड़े सारे आरोप उन्होंने बीजेपी पे लगाए। मृगेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको कई दशकों का बड़ा अनुभव है, आपका अनुभव क्या कहता है? इस पूरे चुनाव को कैसे देख रहे हैं? और जो एग्जिट पोल, बड़ा तिलिस्मी जो एग्जिट पोल आया है, मृगेंद्र साहब कैसे देख रहे हैं उसको? पोल से
मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पूरा प्रदेश छाना है, पूरा घूमा है। जिस तरह से एग्जिट पोल बताए गए हैं वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी पार्टी सबसे बड़ी होगी उस पार्टी को भी 125 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। किसी भी पार्टी को 140 सीटें 145 सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि मुकाबला इतना बराबरी का है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन से। आप देखिएगा 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जहां बागी उम्मीदवार भी हैं, उन सीटों का फैसला 2000 के अंदर होगा। ऐसी सीटों में कुछ भी अनुमान लगाना सही नहीं है कि किस कदर ऊंट बैठेगा, लेकिन किस करवट ऊंट बैठेगा। लेकिन मैं जिस तरह से इस बार के चुनाव था, मुख्य दो चीज़ों पर था। भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि लाडली बहना कारण उनका पार लगा है और उनकी अच्छे बहुमत से सरकार बन रही। और कांग्रेस को बदलाव का वोट, साथ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा था ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस। जो कर्मचारी हैं वो इस उम्मीद में हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी। तो जिस तरह अन्य राज्यों में, चाहे हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें और या छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, जहां भी इनकी सरकारें हैं वहां ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ हुआ है। ये 2-3 बड़े मुद्दे थे, चुनाव मुख्य रूप से इन्हीं पर है। अब कहने को कि लाडली बहनों ने एक तरफा दिया, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ। लाडली बहना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पक्ष में अधिक गई होंगी, इससे मैं असहमत नहीं हूं। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, बिल्कुल, तो कोई भी अभी सटीक जो है उस तरह के आप नहीं मान रहे हैं कि जिस तरह के एग्जिट पोल हैं उससे स्थिति क्लियर हो पाए कि आखिरकार तस्वीरें क्या हैं। लौटूंगी आपके पास। दिव्यांश हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। दिव्यांश, ग्वालियर चंबल की बात करते हैं तो इस पर कई तरह के सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि क्या जो प्रदर्शन 2018 में कांग्रेस ने किया था, क्या उस प्रदर्शन को इस बार रिपीट कर पाएगी, या फिर 2020 में जब स्थितियां बदली और बराबरी पर दोनों पहुंचे थे तो उससे अब बीजेपी को इस बार फायदा पहुंचने वाला है? क्या तस्वीरें हैं वहां की? कीर्ति, तस्वीरों की जब हम बात करते हैं तो ग्वालियर में हमें बात करनी होगी ग्वालियर फोर्ट की, जय विलास पैलेस की और साथ ही महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय की भी। जब हम इस विद्यालय की बात करते हैं तो ये मतगणना केंद्र भी है, यहाँ की रोशनी जगमगा रही है और इसी ऐतिहासिक इमारत से कल ग्वालियर के भविष्य का फैसला होगा, किसके हाथों में विकास की चाबी सौंपी जाती है। आपने बात की 2020 की। 2020 साल मध्य प्रदेश की सियासत में दल बदल के लिहाज से सबसे बड़ा साल रहा और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कल आने बाकी हैं। सवाल नंबर 1, ग्वालियर संभाग में सिंधिया परिवार का कितना अब वर्चस्व बरकरार है, कम होगा या ज्यादा होगा। सवाल नंबर 2, दल बदल की सियासत को मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में देखा, क्या जवाब सामने आता है? क्या उस पर जनता की मोहर लगती है या फिर नकार दिया जाता है? सवाल यह भी सामने आएगा कि कांग्रेस का वर्चस्व 2018 में देखने को मिला, लेकिन 2020 में जो कुछ हुआ बराबर टक्कर हो गई थी। एक तरफ सिंधिया बीजेपी, एक तरफ नाराज बीजेपी, एक तरफ विरोधी दल बदलू। 6 सीटें हैं ग्वालियर में कीर्ति, और 6 में से 5 सीटों पर दल बदल का प्रभाव है, ग्वालियर दक्षिण को छोड़ दें उसके अलावा। यानी मतलब बिल्कुल साफ है। दिव्यांश, क्योंकि ग्वालियर चंबल जो है इस बार खास फोकस इसका बीजेपी पर है। हम देखते हैं कि अभी पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वहां पहुंचे थे और एक जो तस्वीर आई है जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं, आसमान में देख रहे हैं और बड़ी हंसी आ रही है और जो वो मंद मुस्कुरा रहे हैं उसको बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन प्रेरणा, आपके पास आ रहा हूं, संस्कारधानी जबलपुर का क्या हाल है? जब चुनाव थे तब भी आप वहां पहुंची थी और जबकि कल अब रिजल्ट्स आना है, क्या अभी वहां का मूड नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल विकास, और एक बात आपने कही थी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, और ये होता हुआ भी नजर आ रहा है। संस्कारधानी जबलपुर वो क्षेत्र मध्य प्रदेश का जहां पर तमाम दिग्गजों ने दौरा किया था। कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी भी यहां के दौरे पर आई थी और अब यहां पर जो तैयारियां हैं कल काउंटिंग की वो अंतिम छोर में चल रही है। इस वक्त मैं जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय में मौजूद हूं और तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर अभी भी व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं। जो तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच
चुके हैं और वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं। और अगर आप देखेंगे विकास, रात का समय है लेकिन रोशनी से जगमगाया हुआ ये जो पूरा काउंटिंग का केंद्र है वो नजर आ रहा है, क्योंकि यहीं पर कल जो व्यवस्थाएं हैं वो होनी है और कल यहीं से काउंटिंग होनी है। 38 सीटें आती है महाकौशल में विकास, और वो 38 की 38 सीटें बेहद अहम मानी जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि महाकौशल वो क्षेत्र जहां से पीसीसी चीफ कमलनाथ आते हैं। 2018 के अगर चुनाव परिणाम की बात करें, महाकौशल वो क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी। 38 सीटों में से महज 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर पाई थी। 24 सीटें कांग्रेस पार्टी के हाथ लगी थी और एक अन्य के पास गई थी। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये कहा जाता है आदिवासी आबादी भी यहाँ पर अच्छी खासी है, और इसलिए महाकौशल जिसने फतेह कर ली, जिसने यहाँ पर कब्जा कर लिया, वो मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी उसके हाथ चली जाती है। हालांकि कल काउंटिंग के दिन क्या नतीजे आते हैं निकलकर ये जरूर देखना होगा, लेकिन यहाँ पर कीर्ति और विकास क्या नतीजे निकल के सामने आते हैं कि तस्वीरें 2018 के उलट नजर आती हैं या फिर स्थितियां किस तरह से बदलती हैं, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। सत्यप्रकाश जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात करें इस चुनाव को लेकर के, तो वोटर बहुत साइलेंट रहा, कोई भी लहर इस बार स्पष्ट नहीं हो पाई कि किसी पार्टी की कोई लहर चली हो और जनता एक तरफ जाकर के अपना वोट डाल करके आई हो। लेकिन अगर ये चुनाव किसी को फायदा पहुंचाएगा, दोनों ही पार्टियों के लिहाज से अगर बात करूं, तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बार फिर से सत्ता में वापसी दिलवा सकती है, या वो कौन से ऐसे कांग्रेस के लिए मुद्दे हो सकते हैं जो कांग्रेस को इस बार मजबूती से एक बार फिर 2018 के तहत जो जीत उन्होंने दर्ज की थी वो उस पर दोबारा से खड़ा कर सके। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कीर्ति जी आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2018 में हार के कारकों पर अपन विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि उससे ट्राइबल वोट का खिसक जाना। 47 जो रिजर्व सीट्स थी उसमें से केवल वो 16 पर जीत हासिल कर पाई, एक कारण। दूसरा कारक, ग्वालियर चंबल संभाग में उसकी सबसे बुरी हार, 26 आउट ऑफ 34, दूसरा कारण। तीसरा कारण, क्या जो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद पार्टी सत्ता में तो आ गई, लेकिन उसके सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज आया जी। वो चैलेंज आपके इस टीवी स्क्रीन पर मेरे साथ बैठे एक पैनलिस्ट भी हैं, भंवर सिंह शेखावत जी। मैं जितना इनको जानता हूं या समझा हूं, ये जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और संघ के बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं। ऐसे ही कई और लीडर्स का भारतीय जनता पार्टी से मूव कर जाना, यानी कि एक कैलाश जोशी के सुपुत्र, उनका भी पार्टी छोड़ देना, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जो लोग ज्योतिरादित्य के साथ आए, इसके बाद जो पार्टी के पुराने लोग, बड़ा कैडर जिसमें जयवंत सिंह पवैया जैसे लोग भी शामिल किए जा सकते हैं, उन जैसे लोगों का भविष्य, इन सब चीजों को मैनेज करने में, यानी कि आदिवासी वोट को वापस लाने में, ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे बड़ा फैक्टर एससी वोटर्स का, उससे दूर होना, उसको वापस लाने में, या ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण लाभ या हानि को बैलेंस करने में अगर भारतीय जनता पार्टी सफल हुई दिखती है तो यह माना जाएगा कि वो सत्ता में वापस आ सकती है। दूसरा सबसे मेजर फैक्टर, लाडली बहना योजना जो मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही थी शिवराज सिंह का, क्या वो काम कर पाई, या सेंट्रल लीडरशिप नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों पार्टी कैडर्स को यूनाइट करने में सफल हो पाए। इन बात पर कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्टर्स हैं तमाम आप जो बता रहे हैं। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले शेखावत साहब आपके पास आ रहा हूं। सत्यप्रकाश जी का बड़ा बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है, तमाम पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं, और इस पूरे चुनाव को अगर हम देखें, जितने कॉन्फिडेंट आप नजर आए, कांग्रेस ये कह रही थी कि चुनाव में इस बार बीजेपी कहीं है ही नहीं, लेकिन जो बीजेपी ने कमबैक किया, चाहे वो चेहरों की बात हो, चाहे वो मुद्दों की बात हो, या लाडली बहना योजना जिसका कि सब जिक्र कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं ये उतना आसान चुनाव नहीं था? क्योंकि एग्जिट पोल तो सर अभी यही दर्शा रहे हैं। शेखावत साहब, अब एग्जिट पोल जो बता रहे हैं इसके बारे में तो पूरे देश के अंदर ये नोशन साफ हो चुका है कि एग्जिट पोल मैनेज्ड हैं, अब आपस के अंदर एक तरीके से बनाए गए हैं बाय फोर्स। ये अलग विषय छोड़ दीजिए आप एग्जिट पोल को, लेकिन जो वास्तविकता धरती पर है वो ये है कि जिस लाडली बहना की ये बात करते हैं बीजेपी वाले, उनसे पूछे 20% से ज्यादा महिलाओं को तो लाडली बहना का लाभ मिला ही नहीं।
और 20% में तो वो सब है जिसके अंदर बाकी सब लोग भी है जो जिन्होंने उनको वोट नहीं किया है। अब अकेली 20% वोट के आधार पर सरकार बनाने का सपना देखने की बात जो कर रहे हैं, इनसे ये पूछो तो सही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद जो भ्रष्टाचार जिस कदर बढ़ा है और जनता में जैसी असुविधा बढ़ी है, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की जो उद्दंडता है वो बढ़ी है और आम जनता करा रही है। आप ये देखिए, चाहे आदिवासी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे आम व्यापारी हो, इन पिछले कमलनाथ की सरकार को जब टॉपल डाउन किया गया है ज्योतिरादित्य के माध्यम से, तब से जो स्थिति बनी है और जो वर्किंग चल रही है, ये जनता उसके खिलाफ निकली है वोट डालने के लिए। आप भूल जाइए एग्जिट पोल को। एग्जिट पोल पिछली बार भी फेल हुए, बाकी स्टेटों में भी फेल हुए और यहाँ तो 100% फेल होगा। लेकिन मेरा ये कहना है, संजय साहब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भूल जाइए एग्जिट पोल को, मुद्दे ही हावी रहेंगे। भ्रष्टाचार को जिस प्रकार बढ़ावा मिला है, और आप देख लीजिए क्या स्थिति कल बनने वाली। कल ठीक है, कल पॉइंट टेकन सर, लौट रहा हूं। संजय साहब जवाब दीजिए। बदलाव चाहती है, पिछली बार उन्होंने कम वोटों से जा। आलोक संजय जी देखिए, अभी आदरणीय सत्यप्रकाश जी ने 1 मिनट पहले ही सत्य का प्रकाश सामने हमारे रख दिया। अब शेखावत जी बातों के भंवर में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमारे सामने सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। लेकिन मेरा जो मानना है कि वास्तव में जो हमारा अभ्यास कार्यकर्ताओं ने किया है, मैं साधारण सा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पहले से जो हमारी पिछली बार हमने जो 103 विधानसभाएं हारी थी, उस पर हमने पुरजोर मेहनत करी है। हमने वहां पे एक प्रभारी खड़ा किया हुआ था और वहां पे जाकर काम खड़ा किया हुआ था। तो जो हमारे नेगेटिविटी थी उसको हमने सकारात्मकता में बदलने का प्रयास किया। प्रयास नहीं बल्कि अभ्यास किया। और इसलिए करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, वो हमें कोई याद बात आती है। और ये परिणाम आप देखना, ये अभ्यास जो हमने किया है, हारी हुई सीटों पर जो हमने काम किया है, जीती हुई सीटों पर हमने जो प्लान करके जो काम किया है, और वही कारण है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोग छोड़कर चले गए, वो जब बात प्रश्न सामने आया जरूर, लेकिन वो गौण हो गया। अब कौन कहां चला गया इसका बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो लोग थे उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है, पूरी ताकत से चुनाव हम जीतेंगे। कल आप देखेंगे, कल शाम को यदि आप लोग बुलाओगे हम फिर बैठेंगे, सुबह से बुलाएंगे सर, बेफिक्र रहिए, सुबह से हम जुड़ेंगे। पूरी तरह से फलीभूत हुआ है जी। ठीक है, महेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से अभी आलोक संजर जी ने कहा कि हमने पहले से ही शुरुआत कर दी थी, जो हमने सीटें हारी थी उस पर हमारा ज्यादा फोकस था, और हमने देखा भी था उसी तरह से विकास कि पहले उन्हीं सीटों पर बीजेपी ने फोकस किया था जिन पर हार का सामना बीजेपी को 2018 में करना पड़ा था। लेकिन जो चेहरे पार्टी ने उतारे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरे हैं, और हम देखें तो 3 केंद्रीय मंत्री इसमें आते हैं, और जब उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है तो ये माना जाता है कि वो जिम्मेदारी पर खरे उतरेंगे। लेकिन एग्जिट पोल कहीं ना कहीं क्या उसके इतर यहां पर देखने को नहीं मिल रहे हैं? देखिए, आलोक संजर जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है। ये बात सही है कि संगठन भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत है, और मजबूत संगठन के कारण ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत है। लेकिन जो सबसे, मैं आपको शुरू से कहा था, इस बार जो लड़ाई थी, लाडली, एक तरफ लाडली बहना है और दूसरी तरफ बदलाव का वोट, और साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके आधार पर हुआ है। अब बात हो रही थी कि लाडली बहना कितना लाभ मिला, कितना किसको मिला। निश्चित रूप से लाडली बहना के कारण भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला है, लेकिन पूरी तरह से उनके साथ गई हूँ ये नहीं कह सकता। आप मध्य प्रदेश को अलग अलग क्षेत्रों में अगर बांट के देखेंगे, विंध्य प्रदेश की बात करें, ग्वालियर चंबल की बात करें, या बुंदेलखंड, यहाँ पर जाति समीकरण इतने हावी हैं कि वहाँ लाडली बहना कितना चलेंगी कह नहीं सकता। क्योंकि अगर वहाँ मान लीजिए कि लाडली बहना ब्राह्मण समाज की कोई बहन है, या किसी पटेल समाज की बहन है, या किसी राजपूत समाज की बहन है, या किसी यादव समाज की बहन है, या किसी XYZ समाज की, यदि कैंडिडेट उनके समाज का है, भले वो लाडली बहना का लाभ मिला चाहे जिस पार्टी को, तो उसके साथ जाती है। जी, चलिए देखना होगा। बिल्कुल दिलचस्प, अलग अलग आंकड़े आपने बताया, अलग अलग अंचल के हिसाब से। ग्वालियर से दिव्यांश मेरे साथ हैं। दिव्यांश, ग्वालियर, पूरा चंबल अगर हम देखें, वहां पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े शुरू में बड़े उभरे थे, लेकिन क्या आखिरी तक वो बने रह पाए, और कितना इफेक्ट वो रिजल्ट में करेंगे? और यदि आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है विकास, सवाल की बात मैं करूंगा, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है, मुद्दा रोजगार का भी रहा है, मुद्दा शिक्षा व्यवस्था का भी रहा है, मुद्दा स्वास्थ्य सुविधाओं का भी रहा है,
कहा तो ये भी जाता है, लोगों में इस बात को लेकर शिकायतें भी हैं कि अब जब ग्वालियर चंबल संभाग के और क्षेत्रों की बात करते हैं, जिलों की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य में कुछ भी दिक्कत आ जाए, स्वस्थ होने के लिए ग्वालियर आना पड़ता है। राजनीतिक स्वास्थ्य भी यहाँ पर 2020 में बिगड़ा, सत्ता चली गई थी कांग्रेस की, और यही जो राजनीतिक स्वास्थ्य है, इसको लेकर मौजूदा हालात यहाँ पर इस तरह बने हुए हैं कि हमारे मेहमान आदिवासियों की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे 3 सवाल हैं। 2018 में सत्यप्रकाश जी, एट्रोसिटी आंदोलन का असर कितना देखने को मिला था, जिससे नाराजगी बढ़ गई थी और उसका नुकसान बीजेपी को हुआ था। सवाल नंबर 2 भी है कि ग्वालियर चंबल संभाग का जो भी रिजल्ट आएगा, उसकी केंद्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दिव्यांश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, एट्रोसिटीज एक्ट में जो अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, उसके अगेंस्ट देश भर में दलितों ने, एसटी भी उसमें शामिल थे, आंदोलन किया। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश का वो रीजन था जहां पर 8 लोगों की हत्याएं हो गई थी, यानी 8 दलित लोग मारे गए। इसका ये अप्रैल 2018 की बात है। इसके बाद चुनाव हुए नवंबर में, तो चुनाव में इसका इंपैक्ट रूलिंग बीजेपी के अगेंस्ट गया। इसीलिए बीजेपी सबसे बुरी हार इसी क्षेत्र में हारी। यानी ये कहा जाए कि जो बीएसपी का वोट हुआ करता था, जो कभी बीएसपी की तरफ चला जाता था, वो कांग्रेस की तरफ मूव कर गया। कुछ चुनाव में 2013 से हालांकि उस वोट को बीजेपी ने अपनी तरफ खींचा था, लेकिन इस रीजन में पर्टिकुलर उसकी तरफ चला गया, वो कांग्रेस की तरफ। यानी कि नाराजगी बीजेपी से दिखी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा फैक्टर नहीं थे, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन कमेटी के हेड वो 2013 में भी थे। अगर ऐसा होता तो शायद 2013 में भी बीजेपी की सीट्स कम होती, लेकिन बीजेपी का गढ़ माना जाता है ये रीजन। ऐसा नहीं कि बीजेपी, यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, ये वो लोग इस रीजन से आते हैं, तो ये कभी नहीं कहा जा सकता। 57 साल से यहाँ नगर निगम का मेयर जनसंघ या बीजेपी का या हिंदू महासभा का हुआ करता था। अब आपने कहा नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यहाँ के 3 दिग्गज नेता हैं जो माने जाते हैं। सबसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा। अगर ये 3 नेताओं ने, एक तो नरोत्तम का जीतना, नरेंद्र सिंह तोमर का भी जीतना, कहीं ना कहीं ये इनके, या किस मार्जिन से जीतते हैं, ये इनके पॉलिटिकल फ्यूचर पर बड़ा इंपैक्ट डालेगा। लेकिन सबसे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पार्टी ने उतने ही बड़े चेहरे को उतारा है और उनसे उम्मीदें भी उतने ही लिहाज से लगाती है भी पार्टी। लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश जी, और दिव्यांश आपके पास भी लौटूंगी। प्रेरणा का रुख करना चाहूंगी, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ी है। प्रेरणा, जबलपुर की तमाम सीटों को लेकर के आपने जानकारी दी है कि कई दिग्गज यहां से आते हैं। मैं जबलपुर वेस्ट की बात करती हूं तो मौजूदा विधायक है तरुण भनोट, महत्वपूर्ण चेहरा है कांग्रेस की तरफ से, और दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी ने राकेश सिंह को मैदान में उतारा। कितनी फाइट इन दोनों के बीच में फिलहाल मैदानी स्थितियों को देखें तो नजर आई? बहुत अच्छा सवाल कीर्ति। वो इसलिए क्योंकि तरुण भनोत कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा मजबूत चेहरा माने जाते हैं और कई सालों से वो अपनी सीट में फतेह हासिल करते हुए आ रहे हैं। ये माना जा रहा है, जब हमने आम जनता से भी बात की, उनका भी यही कहना है कि स्थानीय मुद्दों को अगर सबसे ज्यादा किसी ने छुआ है तो वो तरुण भनोत हैं। तो उनको लेकर कई लोगों का जो मिलीजुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। लेकिन जो आपने बात की राकेश सिंह की, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक सांसद का करियर दांव पर लगा दिया है कीर्ति। वो इसलिए क्योंकि अगर राकेश सिंह की अगुवाई में यहाँ पर, क्योंकि वैसे ही वो भी चुनावी मैदान में हैं, और अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो सीधा सीधा एक करियर पूरा, क्योंकि सांसद से अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और विधायकी के चुनाव के क्या नतीजे होंगे ये देखना महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई सांसद चुनाव लड़ता है विधायकी का, उसके लिए चुनौती इसलिए हो जाती है क्योंकि वो स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से जुड़ा होता है और वो सीधा केंद्र में जाता है। ऐसे में अगर अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो कुछ सोच कर ही दी होगी, और उसके परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं कीर्ति, वो कल सबके सामने होंगे। लेकिन मैं पूरे महाकौशल की अगर बात करूं, पूरा महाकौशल महत्वपूर्ण है। छिंदवाड़ा क्षेत्र भी महाकौशल में ही आता है और छिंदवाड़ा में सातों की सातों सीटें बीते साल यानी कि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने अपने नाम की थी। जबलपुर की अगर बात करें, मिलीजुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई थी और कांग्रेस को थोड़ी कम सीट मिली थी जबलपुर से मुख्य रूप से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा गई थी। इस बार के क्या परिणाम होते हैं? 2018 में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी थी कीर्ति कि यहाँ पर आदिवासियों की नाराजगी थी जिसने कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाया। नर्मदा का आशीर्वाद जबलपुर को है,
संस्कारधानी इसे कहा जाता है, यहाँ से कई बड़े नेता आते हैं, और ऐसे में अब क्या परिणाम होंगे, क्योंकि जब कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी आई थी, अभी सत्यप्रकाश जी ने कहा था कि तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिन पर पार्टी ने दाव लगाया है, और जिस तरह से दिव्यांशु ने सवाल पूछा था कि उनका जो करियर है नेशनल लेवल पर वो कितना ज्यादा इंपैक्ट उस पर पड़ने वाला है, वो सत्यप्रकाश जी ने उसका जवाब दिया था, और वही जिक्र प्रेरणा ने भी यहां पर किया है। आलोक संजर जी, इसी से मिला जुला सवाल मेरा आपसे है कि आपने कई ऐसे चेहरों को मैदान में उतारा जो नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स करते थे, चाहे तो अभी राकेश सिंह की बात कर लेते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये वो तमाम चेहरे हैं जिन पर आपने भरोसा जताया है। लेकिन अगर जिस तरह के एग्जिट पोल है कि कुछ एग्जिट पोल्स इस तरह से दर्शाते हैं कि जो जनता है उसने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया होगा, तो इनके करियर पर क्या इंपैक्ट आप देखते हैं? देखिए, वस्तुतः माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम ले लें या हम शिवराज सिंह चौहान जी का भी नाम ले लें, ये इतने बड़े पदों पर आसीन है, उसके बाद भी अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हैं, तो कहाँ से ही कार्यकर्ता और कहाँ से ही कैरियर है। मेरा अपना मानना है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो है सबसे बड़ी है वेव्स। तो वेव्स के साथ जो चल रहा है वो उसको मुझे मैं कह रहा हूँ कि चाहे बड़े नेता लड़े हों, तो जैसे ही बड़े नेताओं के नाम लिए गए तो कांग्रेस में एक तरह से सांप सूंघ गया था, क्योंकि उनको लगा कि अब इनके सामने हम किसको लड़ाएंगे। और ये ऐसे नेता हैं जो जिनकी निश्चित सुनिश्चित है ये जीतेंगे ही, और उसके कारण अब आसपास की सीटों का भी एक वातावरण बहुत ही पॉजिटिव बना है। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर्स बहुत काम किए, और ये पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली केंद्र हैं या प्रदेश के जो नेता हैं, इन्होंने बैठकर जब योजना बनाई, रणनीति बनाई, तो ये रणनीति बिल्कुल कारगर सिद्ध हो रही है। तो मुझे लगता है कि नेताओं के लड़ाने के पीछे कारण यही था कि पिछली बार की जो आवाह बनी थी उसको बिल्कुल रोक दिया जाए। सर, पर कंफ्यूजन तो बड़ा था, हमने शुरू से देखा जब लिस्ट आई प्रत्याशियों की, बड़ा कंफ्यूजन था, बहुत सारे नेता उतारे गए, और उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रेटेजी के तहत है, तो फिर स्ट्रेटेजी में सीएम का चेहरा नहीं है जब इतने सारे आपने चेहरे उतारे हैं। दूसरी बात, अभी आपने लाडली बहना योजना का जिक्र किया, कुछ और मेरे भी सवाल इसमें ऐड में कर देता हूं सर। क्या आपको नहीं लगता कि जो 30 से 40 आयु का जो वर्ग का एक पूरा वर्ग है, जो नौजवान है, वो रोजगार को लेकर खासा आपसे नाराज चले? ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लाडली बहना योजना का जिक्र कर रहे हैं, मैं मानता हूं बहुत बड़ी इफेक्टिव आपके लिए हो भी सकती है, लेकिन आशा उषा कार्यकर्ता उन्होंने प्रदर्शन किया, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी वो नाराज थे, कर्मचारी वर्ग राजधानी भोपाल में किस तरह से मौजूद था कई दिनों तक, तो ये फैक्टर्स आपको नहीं लगते क्या चैलेंजिंग होंगे? देखिए सक्सेना जी, मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी एक कर्मचारी परिवार से ही हूं जी, और मेरे परिवार में सभी लोग कर्मचारी वर्ग से ही आते हैं, सब काम करते हैं। मेरी भी उनसे चर्चा हुई है। बात सही है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों में थोड़ा सा रोष व्यक्त हुआ था, लेकिन उसके बाद चुनाव के समय उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया, इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। दूसरा एक फैक्टर जो है, एक नदी और बह रही है धरती के नीचे, वो है राम मंदिर का मुद्दा। उस मुद्दे ने भी लोगों के मन और मस्तिष्क को चेंज करने का काम किया है, क्योंकि लोगों को लगा कि हाँ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसके कारक कौन लोग हैं। तो ये एक वेव अंदर अंदर चली है, जिसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को अवश्य रूप से मिलेगा, क्योंकि जब मैं कन्वेंसिंग के लोगों के पास जाता था, आपने बताया, सीएम भी थोड़ा क्लियर कर दे। मुख्यमंत्री पे देखिए, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह के संदर्भ में तो मेरा अपना शुरू से मानना है कि आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, और निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह से धुआंधार दौरे किए हैं, विश्वास नहीं था, और इसी वजह से पार्टी ने किसी को भी एक चेहरा नहीं बनाया है, और कई सारे चेहरे बनाए हैं। अब इस चेहरे में से कौन चेहरा बनेगा ये तो हम देखेंगे, अगर कल कहीं ना कहीं जो मत है वो बीजेपी के पक्ष में अगर जाते हैं। मेरा सवाल भंवर सिंह जी आपसे है, बीजेपी आप पर आरोप लगाती है कि आपकी जो अप्रोच है वो नेगेटिव अप्रोच रही है। हम निकालते हैं आशीर्वाद यात्रा तो जनता हमको आशीर्वाद देगी, और वो कह रहे हैं कि 3 तारीख को हम देखेंगे जनता हमको आशीर्वाद देगी। आप निकालते हैं आक्रोश यात्रा तो जनता आपको आक्रोश ही दिखाएगी, और वो 3 तारीख को आप देखेंगे, ये बीजेपी का कहना है। फिर आप अभी हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा देते हैं, और उसके बाद अब हम दिग्विजय सिंह के बयान को सुनते हैं, वो ये कह देते हैं कि ये जो अभी एग्जिट पोल निकल के सामने आया है, इसको जैसे कि आपने कहा कि मैनेज्ड है, वो भी यही कह रहे थे कि एक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश हो रही है हमारे कार्यकर्ताओं में। तो इतनी नेगेटिव अप्रोच क्यों रखी है कांग्रेस ने? नहीं, अप्रोच नेगेटिव कहाँ है? अब जब हॉर्स ट्रेडिंग की आप बात करते हैं तो उदाहरण सामने रहता है कि कमलनाथ की सरकार जनता चुनती है और आप हॉर्स ट्रेडिंग कर करके पूरी सरकार को उल्टा देते हैं,
और ज्योतिरादित्य सिंधिया से आर्थिक लेन देन करके पूरी सरकार को गिराने का काम करते हैं। आपके सामने ही तो है। आपने कर्नाटक में क्या लेकिन किया? आपने तो कह दिया ना कि वैसे कोई भी व्यक्ति हमारी पार्टी में नहीं बचा है कि जिससे अब खरीद फरोख्त की जा सके, तो फिर किस बात की नेगेटिव अप्रोच, अब आपके नेगेटिव थॉट है आपके दिमाग में? आप तो खुद इतने में आश्वस्त हैं कि अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बहकावे में आ जाएगा, जो खरीद फरोख्त का शिकार हो जाएगा। देखिए, अब जनता समझ गई है। जनता अब के जवाब देगी। जनता ने जवाब दे दिया है। अब जनता ने जवाब दे दिया है। कल बस मतपेटियों का खुलने का इंतजार है कि बीजेपी खरीदने की बात भूल जाएगी। हाँ, जनता ने जवाब दे दिया है और कल आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है खरीदने की स्थिति में रहेगी नहीं। इतना डिफरेंस रहेगा कांग्रेस और बीजेपी में। अब खरीदने का मौका जनता नहीं देगी मध्य प्रदेश की इनको। चलिए, ये देखना होगा। बातें करते हैं कोरी, इनको ये से पूछिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सरकार बनने के बाद में जितने मुद्दे आपने बताए, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अस्पतालों में अव्यवस्था बिगड़ी हुई है, शिक्षा विभाग पूरा चौपट हो गया है, शिक्षा पूरी समाप्त हो चुकी है। आप मध्य प्रदेश के अंदर इनने पिछले 2-3 साल में किया क्या है लूटने के सिवा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग आए हैं और उसके बाद में ये जो शिवराज सिंह की, माननीय शिवराज जी की सरकार बनी है। ठीक है, प्रेरणा मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले मृगेन जी आपके पास आ रहा हूं। अभी जिस तरह से आपने सर्वे पे असहमति जताई और आपने कहा कि सर्वे जो थे वो कई हद तक बदलते कल परिणामों में नजर आएंगे, मैं सर्वे के आधार पर ही आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या इस बार का जो पूरा चुनाव है उसे आप किस तरह से देखते हैं? पहली चीज तो ये, और दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कैसा प्रदर्शन रहा? और इस बार मुझे लगता है कि जनता ने चुनाव लड़ा सर, इससे इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखेंगे? क्योंकि जब भी हम गए वोटर्स बड़ा साइलेंट था, खुल के उसने ना इसका कहा ना उसका कहा। क्या लगता है ये जो साइलेंट वोटर है, ये बड़ी भूमिका क्या परिणाम में बदलेगा? मृगेन साहब देखिए, ये अगर अपन पीछे मुड़ के देखें तो पिछले 6 महीने से कर्नाटक चुनाव के बाद से जो मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्थितियां बनी थी, उसमें कर्नाटक चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा यहाँ सरकार बनाएगी और कमलनाथ जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और एक बहुत बड़ा बहुमत मिलेगा। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, विशेषकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो मेहनत करके जो स्थितियों में बदलाव किया है, विशेषकर जो लाडली बहना योजना मई माह से शुरू हुई है, उसके बाद से जो बदलाव होना शुरू हुआ, तो अब जाकर बिल्कुल फाइट में चुनाव आ गया है। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जनता ने इस बार बदलाव के लिए भी वोट दिया है। और दूसरी बात जो आपने कही कि इस बार जनता साइलेंट है, निश्चित रूप से ये बात सही है, जनता पूरी तरह साइलेंट है। और साइलेंट जनता क्या करेगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर कोई एग्जिट पोल वाला जाता है, अगर बाहर निकल के पूछता है कि भाई क्या कहना है, तो उसका ये कहना रहता है कि भाई हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमने जो करना था कर दिया। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण, जिस दिन मतदान हुआ था, मैं घूम रहा था एक विधानसभा क्षेत्र में, तो और लोग कोई बोल नहीं थे। एक बुजुर्ग आदमी था, करीब 65-60 के आसपास, बीड़ी पीते हुए बैठा था। और मैं उसके पास गया, मैंने कहा झंडे बैनर तो बहुत लगे हुए हैं, कमल के भी, तो सरकार तो लगता मुझे बन रही है आपकी भारतीय जनता पार्टी की, या कहा जा रहा पैसे बांटे गए। तो उसका जो जवाब था आप सुन लीजिए, साहब ये झंडे बैनर वोट नहीं देते हैं, वोट तो हम देते हैं। और आपने पैसे की बात कही, तो जो भी मेरे को पैसा दे रहा तो कोई अपना पैसा नहीं दे रहा, वो हमारा ही पैसा हमको दे रहा है। बिल्कुल हमारा पैसा हमको दे रहा है। और इसी तरह का आरोप लाडली बहनें भी लगाती हैं। जब ग्राउंड पर प्रेरणा हम गए थे, हमने कवरेज की है, आपने कवरेज की है, तो कहीं महिलाओं का ये भी कहना हमने सुना है कि हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें योजनाएं नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तो क्या महिलाओं का रोजगार का जो मुद्दा रहा है वो इस बार बहुत महत्वपूर्ण हुआ है इस चुनाव में लेकर के, और क्या महिलाओं ने उस मुद्दे को ध्यान में रख करके इस बार वोट दिया होगा? जाहिर है कीर्ति, महिलाओं का मुद्दा महत्वपूर्ण था और महिलाएं इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में इतनी महत्वपूर्ण थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और लाडली बहना योजना लेकर आई भारतीय जनता पार्टी और उसके माध्यम से महिलाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की,
उसी तरह अगर दूसरी ओर देखें, कांग्रेस पार्टी ने भी महिला शक्ति योजना लेकर आई थी कांग्रेस पार्टी, और अगर कांग्रेस से कोई जुड़ा हो कीर्ति आपके साथ, आप बिल्कुल ये सवाल करिएगा उनसे कि क्या जरूरत पड़ गई थी, सरकार बनी नहीं उससे पहले ही योजना लेकर आ गए, वो भी महिला के लिए योजना लेकर आ गए। यानी कि पार्टी को भी पता है कि मध्य प्रदेश में महिला वोटर सधेंगी तो मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भी सध जाएगी और मध्य प्रदेश में पार्टी के पक्ष में परिणाम आ सकते हैं। यही कारण था कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने उससे पहले ही, सरकार नहीं बनी उससे पहले ही फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया था। इसी के साथ अगर अन्य योजनाओं की बात करें, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उसमें जिस तरह से अन्य योजनाओं का जिक्र किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि अगर महिलाओं की बात आती है कीर्ति, तो महिला अपराध मध्य प्रदेश में किस तरह से बढ़े हैं इसको नकारा नहीं जा सकता है, और उससे मध्य प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जो अछूता रहा हो जहां पर महिला अपराध निकलकर सामने ना आए हों या आदिवासी अपराध निकलकर सामने ना आए हों। इसका इंपैक्ट क्या इस बार चुनाव में पड़ता है, जरूर देखना होगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब मैं आलोक जी से भी लूंगा और शेखावत साहब आपके पास भी आऊंगा, और दिव्यांश आप भी अपना सवाल तैयार रहिएगा क्योंकि इस जवाब के बाद मैं आपके पास आऊंगा। संजय साहब, प्रेरणा ने जो सवाल किया मैं वही दोहरा रहा हूं कि क्या आपको पता था कि एंड टाइम पे आपको एक ऐसा तीर चलाना है जिससे सब चीजें कंट्रोल होंगी? बहना योजना की वो बात कर रही है, ऐसे वक्त में आपने पैसे देने की बात की, उस चुनाव के ठीक पहले आपने गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया, हालांकि चुनाव होते 21 रुपए बढ़ गए कमर्शियल सिलेंडर पे, तो क्या ये चुनाव के इर्द गिर्द ही था सर? देखिए, वस्तुतः मैंने पूर्व में जब फिर बोला कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी बहनों के लिए योजनाएं पहले से चलती आ रही हैं। शिवराज जी बहनों के प्रति, बेटियों के प्रति पूरी तरह से 100% उन्होंने काम किया है। एक बेटी पैदा होने से लेकर उसके विवाह तक की चिंता करने का काम शिवराज जी ने आज चुनाव के लिए बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, और इसलिए लगातार सीधा पैसा अगर हम बहनों की अगर बात करते हैं शिवराज जी के तो ये बड़ी समय की बात हो रही है। मैं मानता हूं आप बहनों के लिए, लक्ष्मी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक वो वसीम बरेलवी साहब का शेर है सर कि कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट का खेल है ना कि 3 महीने पहले ही, मैं उस पर पूछ रहा हूं टाइम मैनेजमेंट एंड वक्त पे क्यों? तो बिल्कुल राजनीति में टाइम मैनेजमेंट तो है ही। यदि हम का एक चाय के कप में ये साफ तौर पर है ना कि महिलाओं का इस्तेमाल इस कदर कीजिए कि महिलाएं आपके पक्ष में वोट दें, जिस तरह से अभी आलोक संजय जी ने कहा है। लौटूंगी आलोक जी, भंवर सिंह जी, सवाल जैसा प्रेरणा ने पूछा कि क्या आपको ये पता था कि अगर बीजेपी लाडली बहना लेकर के आती है तो आपको नारी शक्ति का जो फॉर्म है वो भरवाना पड़ेगा, और इतनी जल्दी में क्यों थे कि पहले ही फॉर्म भरवा लेते हैं? भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी आपको आवाज मिल रही है जी, जवाब दीजिएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, आलोक संजय जी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लाडली बहना नाम की कोई चीज नहीं थी। चुनाव के 3 महीने पहले रात को अचानक इनके दिमाग में आता है कि लाडली बहनाओं का अगर विभाजन कर दिया जाए, ये वोट हमको मिल जाएगा तो हम हमें भ्रष्टाचार की जो हमारी दुकान चल रही है इसको चलने के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूं, कांग्रेस के बारे में आप कह रहे साहब उन्होंने फॉर्म कैसे भरवा लिया? अरे कांग्रेस तो चुनाव के पहले फॉर्म भरवा रही ना, चुनाव के बाद तो, चुनाव के टाइम तो नहीं भरवा रही ना। लाडली बहना का तो जो रिश्वत का देने का जो तरीका है बीजेपी का, वो है 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले। तो आपने भी तो उसी तरह से किया ना कि नारी शक्ति कहते हम कर देते हैं योजना की शुरुआत और महिलाओं को, वही उसी तरह से कहा किया, उसी तरह नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि वो कर दे तो आप बोले कि उन्होंने तो रिश्वत देने का काम किया है और हम कर रहे हैं तो महिलाओं का उत्थान करने का काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। फिलहाल चर्चा को हम इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया है आपका ब्रिगेडियर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भंवर सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिव्यांश आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी चर्चा आपसे करेंगे। प्रेरणा आप भी मौजूद रहिएगा, आपसे भी जानेंगे, और सत्यप्रकाश जी आप भी इस पैनल में जरूर बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, किस तरह से एग्जिट पोल आए और उसके बाद कल जब नतीजे आएंगे तो क्या एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो नतीजों में बदलेंगे या स्थितियां कुछ और होंगी। तमाम सीनियर जर्नलिस्ट से, बड़े नेताओं से क्या उनका आकलन कहता है, सीनियर जर्नलिस्ट क्या बता रहे हैं, यह आज हम चर्चा कर रहे हैं ताकि चुनाव के परिणाम से पहले आप तक सटीक आकलन जो है वो पहुंचा सकें। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है और जिस तरह से वक्त बीत रहा है, जिस तरह से सुई जब घूम रही है, तो उसी तरह से हर किसी की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है कि आखिरकार तस्वीरें किस तरह से बदलने वाली हैं। बिल्कुल, और मेरे साथ सत्यप्रकाश जी लगातार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, एक सीधा सा मेरा सवाल, अगर हम इस पूरे एग्जिट पोल को देखते हैं, कई सारे पोल्स ऐसे हैं
जिन्होंने अन्न के खाते में 0 से लेकर 8, 0 से लेकर 9, 10, 11 तक सीटें दी हैं, क्या ये अन्य जो है वो इफेक्टिव बहुत ज्यादा होंगे इस पूरे इलेक्शन में? क्या ये आंकड़े जीत के और हार के बदल सकते हैं? इनको कैसे देखते हैं आप? विकास जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। देखिए, मध्य प्रदेश के वो इलाके मैं बता रहा हूं, ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश, ये वो क्षेत्र हैं, विंध्य रीजन, इसमें कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जो डिससेटिस्फाइड लीडर थे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से, या तो उनके टिकट कटे या उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो थर्ड पार्टी की तरफ गए। थर्ड पार्टी कौन कौन? बीएसपी, एसपी या आम आदमी पार्टी। ये 3 पार्टी की तरफ वो खड़े हो। सर, विंध्य जनता पार्टी भी हम ऐड कर लेते हैं। हाँ, यस जी, विंध्य को भी अपन ऐड कर सकते हैं। वहां से बड़ा नाम है, मैहर से बड़ा नाम है जी, नारायण त्रिपाठी बड़ा नाम है। इसने क्या किया, इन पार्टियों की एंट्री से, हालांकि ट्राइबल एरियाज में हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। तो इनकी एंट्री से क्या हुआ कि जो डिससेटिस्फाइड लीडर्स थे या कंटेंडर्स थे, उनके कारण इन पार्टीज को प्लेटफॉर्म मिला जी, यानी बड़े चेहरे मिले। इसका सबसे ज्यादा उदाहरण अगर देखा जा रहा है तो वो ग्वालियर चंबल संभाग में देखा जा रहा है, जब कद्दावर नेता किसी तीसरी पार्टी, हालांकि यहां बीएसपी, एसपी, बीएसपी का बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, उसका वोट जो बेस वोट था वो ये माना जाता था कि दलित वोट, तो दलित वोट उससे लगातार कुछ चुनाव से खिसकता जा रहा है, यानी कि उसका वोट शेयर लगातार गिरा है। लेकिन जब ऐसे बड़े नेता इन पार्टी से आ जाते हैं तो उन्होंने कुछ सीट्स पर, जैसे आपने कहा 0 to 7, 0 to 10, अराउंड ऐसी 20 सीट्स हो सकती हैं मध्य प्रदेश में, बिल्कुल, जहां पर इन्होंने इलेक्शन को इंटरेस्टिंग तो बना ही दिया है, कई बड़े लीडर्स को घेर भी लिया है, साथ ही ट्रायंगल फाइट की सिचुएशन क्रिएट कर दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये ट्रायंगल फाइट होने से थिन मार्जिन पर कैंडिडेट की जीत निर्भर करेगी। हो सकता है कि अगर मेन पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट अगर कुछ वीक हुए तो ये थर्ड पार्टी अपनी सीट पा सकती है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो पोल प्रेडिक्शंस हैं उनमें इन चीजों का जिक्र सभी में किया गया है। लेकिन मैं ये फिर कहूंगा कि मैं जो पोल प्रेडिक्शंस हैं उनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन हाँ, अगर एवरेज निकाला जाए, जैसे सी वोटर्स का कांग्रेस को एज दिखा रहे हैं, इसके उलट चाहते हैं तो चाणक्य या एक्सिस ये लोग बीजेपी को एज दिखा रहे हैं। अगर दोनों को अपन एवरेज करें, एवरेज का जो आएगा तो ये मैं मान के चलता हूं कि टफ या जो कंटेस्ट है वो थोड़ी टफ होगी। अराउंड 125 to 30 जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो इससे ऊपर जाने की स्थिति में मुझे नहीं लगता है। जी बिल्कुल। एक चीज और मैं समझूंगा सर, जो आपने कहा कि ये अन्न के खाते में ये जो सीटें हैं या जो बागियों की बगावत है उन पर अगर हम नजर डालें, अगर इस स्थिति में जो भी पार्टी, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या हम बीजेपी की बात करें, अगर हम देखें बहुमत के थोड़ी भी आसपास है, हम एक तरफ देखते हैं नारायण त्रिपाठी जो बीजेपी से उन्होंने बगावत किए, तो हो सकता है कि बीजेपी के साथ शामिल होने में बड़ी उनके साथ विरोधाभास पैदा होंगे। सपा बसपा क्लियर कह चुकी है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या यह लगता है कि थोड़ा सा झुकाव संभावित, पूछ रहा हूं मैं, अगर मगर लगा के सवाल पूछ रहा हूं सर, क्या यह कांग्रेस को फायदा दे सकता है? देखिए विकास जी, एक चीज बहुत अच्छी बात सुने आप, ये जो लोग जो पार्टी बदल देते हैं इनकी कभी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। क्योंकि पुराने समय में जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता था तो उसके पीछे जब उसकी आइडियोलॉजी मैच करती थी तो उस पार्टी के साथ वो जाता था, और ये कहीं ना कहीं छात्र जीवन से या युवा जीवन में ही वो ज्वाइन कर लेता था और ता जिंदगी उसी के साथ रहता था। लेकिन अवसरवादी होना, चाहे वो बड़े लीडर हो या छोटे हो, जब अवसरवादिता की तरफ वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो ये मान के चलिए उनके लिए सबसे बड़ी मुख्य चीज जो होती है वो कौन सी पार्टी सरकार बनाने की ओर है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा 2018 में जब कुछ सीट्स की कमी थी, यानी कि कांग्रेस 114 सीट्स ली थी और भारतीय जनता पार्टी ने 109 सीट्स ली थी, तो आपने देखा कि सभी, चाहे इंडिपेंडेंट्स हो और छोटी पार्टी बीएसपी और एसपी जो मध्य प्रदेश में, उनके सभी कैंडिडेट
कांग्रेस को आप बिल्कुल। सपोर्ट तो दिखाई जो दी। अन्य के और इसके खाते बाद में जब- थे जब 2018 में हमने हुआ, देखा कि वो तो भी कैसे सपोर्ट कांग्रेस के कराते साथ दिखाई गए हैं, दिए। लेकिन 2023 में क्या वो साथ देते हैं बीजेपी का या साथ देते हैं कांग्रेस का? किसका खेल बिगाड़ते हैं, किसका खेल बनाते हैं, ये हम देखेंगे। हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। आपके पास आऊंगे दिनेश जी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पुष्पेंद्र वैद्य इंदौर से लगातार बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, संपूर्ण मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो ये कहा गया कि मुद्दों का चुनाव है, चेहरों का चुनाव है। कौन ज्यादा भारी पड़ा है? मुद्दे ज्यादा भारी पड़ते नजर आए हैं या चेहरे ज्यादा भारी पड़ते हुए दिखाई दिए? देखिए बिल्कुल मुद्दे जो थे वो बीजेपी के पास चूंकि वादे भी थे और उन्होंने जो वादे पूरे किए हैं, चूंकि सत्ता में थे, इसलिए बीजेपी ने उन तमाम फहरिस्त को भी गिनाया, उन तमाम मुद्दों को भी गिनाया जो उन्होंने वादे पूरे किए। और इस बार जो वचन पत्र जो कांग्रेस का था, चूंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, पिछले कई सालों से नहीं थी, उन्होंने इस बार जो बात कही है वो ये कही है कि वो किस तरह से वादे पूरे करेंगे। जिस तरह से इस बार हमने मुद्दों को देखा है कि अगर कोई पार्टी कहती है कि हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये किया है, वो किया है, ये करेंगे, वो करेंगे, तो दूसरी पार्टी भी उसका काउंटर करके और उसको अपने वचन पत्र में या अपने मैनिफेस्टो में लाके खड़ा कर देती है। तो मुद्दे लगभग दोनों पार्टियों के वही रहे हैं। इनफैक्ट ये कहूंगा कि जो मुद्दे चाहे भ्रष्टाचार के हों, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के हों, चाहे रोजगार के हों, बेरोजगारी के हों, ये तमाम मुद्दे जो हैं बीजेपी ने जिस तरह से उठाए हैं, तो लोगों का एक सवाल था कि आखिरकार इतने सालों से पार्टी सत्ता में है, उसके बाद भी ये पूरे क्यों नहीं कर पाए। तो मुद्दों के अलावा इस बार जो बीजेपी ने जिस तरह से बीजेपी की जो लीडरशिप थी वो लगातार पिछले कुछ महीनों से इस बार अलग तरह से सीन दिखाई दिया कि लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता थे उनको चुनाव में उतारा गया। साथ ही एक इस बार सबसे दिलचस्प ये था कि बीजेपी के जितने भी बड़े नेता थे वो पिछले 3 महीने पहले से ही कहीं भी उनके चेहरों पर असमंजस की स्थिति थी, असमंजस के भाव साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। जबकि कांग्रेस के चेहरे पर एक अलग तरह का था, उनको लग रहा था कि उनकी सरकार लौटने वाली है। 2018 के चुनावी नतीजे कॉन्फिडेंस एक जो था कांग्रेस में ज्यादा नजर आ रहा था। पुष्पेंद्र, आपने बहुत सही बात की है, चाहे हम मुद्दों की बात करें, ये तमाम चीजें इस चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण देखने को मिली हैं। इसी बीच भोपाल से मुझे आकाश ने भी ज्वाइन कर लिया और साथ ही मेरे साथ मंदसौर से मनीष भी जुड़ गए, अनिल भी मुझे ज्वाइन करेंगे। सभी का स्वागत है। और इसके बाद दिनेश जी आपके पास आ रहा हूं। हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल पे। हालांकि जब हमने ये चर्चा शुरू की थी एग्जिट पोल से, हम अब आगे आ गए चर्चा में, चूंकि आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं यही पूछ रहा हूं, ये एग्जिट पोल जो है, तिलिस्मी जो एग्जिट पोल है, इसको कैसे देख रहे हैं सर? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, ये कहां बैठ रहा है आपके अनुसार? देखिए, एग्जिट पोल के उनका अपना एक सैंपल लेने का तरीका होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो एग्जिट पोल हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ग्राउंड जो इशू थे, ग्राउंड पर जो लोगों का फीलिंग था वो एब्सेंट था। चाहे आप हायर साइड देखिए या लोअर साइड देखिए, दोनों में जो है उन्होंने या तो जो कॉन्स्टेंसी है उसके सिलेक्शन में कोई सैम्पलिंग के समय चूक हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो जिस तरह का हमारे यहाँ ज्योग्राफी है या जिस तरह का राजनीतिक हम देखते ना, जिस तरह से चेंज होता है। भिंड में हमने देखा था पिछली बार कि भिंड में भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड रहा, ग्वालियर चंबल में नहीं रहा। और दूसरा जो मध्य प्रदेश में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से यहाँ मध्य प्रदेश में उसका प्रभाव रहा है, अलग अलग रूप में जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, तो यहाँ उसकी कुछ कॉन्स्टेंसी फिक्स है। यदि उन्होंने सैंपलिंग फिक्स कॉन्स्टेंसी में की होगी तो ये अनुमान गलत होंगे। यदि आपने ऐसी कॉन्स्टेंसी में की होगी जहां हर साल हर चुनाव में सीट बदल जाती है, पार्टी बदल जाती है, कैंडिडेट बदल दिए जाते हैं, हो सकता है तो उसमें कुछ सही हो, क्योंकि कांग्रेस की फिक्स सीट है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी फिक्स सीट है, जो ऐसी सीट के करीब लगभग 170-75 सीट हैं जो दोनों राजनीतिक दलों की है। उनका सैंपलिंग किन कॉन्स्टेंसी में हुआ, सैंपलिंग साइज क्या है, और कई बार क्या है आपने किस वर्ग के बीच में सैंपलिंग किया, वो सब सामने नहीं होता, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ा ट्राइबल, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पर ये एग्जिट पोल निर्भर करता है और उसी हिसाब से डेटा निकलता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक का एग्जिट पोल दूसरे से एग्जिट पोल से बहुत ज्यादा मेल उतना नहीं खाता, और खाता भी है कई बार में हमने देखा है। दिव्यांश, आपके पास आना चाहूंगी। जब
हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जब वो पहुंचे थे बीजेपी के खेमे में तो कांग्रेस ने कई तरह के आरोप लगाए थे और बगावत जो थी, गुटबाजी जो थी, उसको जाहिर करने की कोशिश की। कहा शिवराज है, महाराज है, नाराज है। और क्या अब जो ये एक हमने देखा कि नारा कांग्रेस ने दिया था, तो 2023 के चुनाव में क्या गुटबाजी जो बीजेपी में थी वो भारी पड़ती हुई दिखाई दी और इसका क्या कोई असर देखने को मिला है 2023 के चुनाव में? कीर्ति, देखिए गुटबाजी किस पर भारी पड़ी, क्या हुआ, सब ईवीएम में कैद हो चुका है। कल चक्रव्यूह जो है वो बाहर आने वाला है, नतीजा बाहर आने वाला है, सब कुछ कैद हो चुका है। अब जरा मैं बात कर लेता हूं समीकरण की जो पुराने पिछले 6 महीने में देखने को मिले। दल बदल का इतना ज्यादा यहाँ पर खेला हुआ है ना, कहीं नहीं हुआ। और इस दल बदल का खेले का असर कैसे होता है, 2018 में चलते हैं जरा। ग्वालियर दक्षिण की बात करते हैं। मात्र 121 वोटों से जीते थे वहां पर कांग्रेस के विधायक। 37,000 वोट निर्दलीय और अन्य पार्टियों को मिले थे, जो और छोटी मोटी पार्टियां हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्दलियों का और बाकी पार्टियों का प्रभाव यहाँ क्या देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं सिंधिया के प्रभाव की। गारंटी की बात है कि सिंधिया का प्रभाव ग्वालियर में कितना है इन चुनावों से पता चल जाएगा। जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, क्या उन्हें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो भी पता चल जाएगा। पता ये भी चल जाएगा कि ग्वालियर में विकास का शोर ज्यादा रहा या चेहरों का शोर ज्यादा रहा या फिर इस दल बदल का शोर ज्यादा रहा। पता यह भी चल जाएगा कि राजनीति के इस भंवर जाल में किसकी चाल कामयाब रही बात मुद्दों की, तो कीर्ति और विकास, मैं इस बात को जरा चर्चा में लाना चाहूंगा कि कर्ज माफी का वादा 18 में कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया था, तब सरकार बनी थी। अब क्या हो रहा है, शिवराज सरकार ने क्या योजना का बखान किया, लाडली बहना योजना। कितनी बार हमने इसका जिक्र किया सवालों में जवाब में, चाहे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हों। यानी कहीं ना कहीं वादों के जरिए जनता को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक मुद्दा और रखना चाहूंगा जो कितनी बार रखा गया, बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर घोटालों के आरोप लगाते हैं। ग्वालियर में भी घोटालों की गूंज सुनाई दी, करोड़ों के घोटाले हुए, इतने घोटाले हुए, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। यानी मतलब बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दे हैं जिनको बीच छूते हैं। अभी हम चलेंगे जब सत्यप्रकाश जी के पास, दिनेश जी के पास पूछूंगा। इंदौर से हम शुरू हुए, मालवा का हमने गणित समझा, हम महाकौशल तक पहुंचे, मध्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। 36 बड़ी महत्वपूर्ण सीटें। आकाश मेरे साथ भोपाल से रिपोर्ट कर रहे हैं। आकाश, जरा बताइए, मध्य क्षेत्र में खासकर हम भोपाल के आसपास की बात करें तो वोटिंग में थोड़ी उदासीनता रही। क्या मुद्दे जो शुरू में उठे थे, क्या रिजल्ट तक वो नजर आएंगे क्या? देखिए, अर्बन जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में वोटिंग कम हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग बढ़ी है। भोपाल जैसे शहरों को अंत समय तक संघर्ष करना पड़ा 1% वोट परसेंट बढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश में जो सियासी मुद्दे रहे वो कहीं ना कहीं अंत समय तक हल्के फुल्के गायब होते जरूर दिखे, लेकिन उनका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। बीच में क्योंकि राम मंदिर जैसे मुद्दों को बीजेपी ने प्रमुखता से उठाने की कोशिश की, क्योंकि बीजेपी इसी आधार पर पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है और कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं रही। 2018 की बातों का जिक्र हो रहा था। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो किसान कर्ज माफी थी, लेकिन उसके पीछे बड़ा कारण यह था कि कमलनाथ फुल फ्लैश एक नए नेता के तौर पर लॉन्च हुए थे और ये किसान कर्ज माफी एक नया वादा था मध्य प्रदेश में। जबकि 15 महीने सरकार के दौरान मध्य प्रदेश की जनता ने इस बात को भी भांपा और कांग्रेस के वादों को भी भांपा। 2023 में कांग्रेस ने उसी वादे को रिपीट किया है, लेकिन इस बार 2-3 नए वादे बहुत बड़े हैं। जातिगत जनगणना, 27% आरक्षण देने की बात कहना, यह एक बड़ा महत्व रखता है क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% आबादी ओबीसी की है। दूसरी बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम, जो नेशनल लेवल पर एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि कर्मचारी उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अहम भूमिका जरूर निभाएंगे इस विधानसभा चुनाव में, जो बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण रही है। दोनों राजनीतिक पार्टियां महिलाओं लौटूंगी आकाश आपके पास, एक बार फिर से पुष्पेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। पुष्पेंद्र, मालवा निमाड़ वो अंचल है जो माना जाता है कि सत्ता की चाबी यही है और ये जिसके साथ जाता है वो सत्ता में काबिज हो जाता है। और 2018 में हमने देखा था कि कांग्रेस को ये चाबी मिली थी और कांग्रेस सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुई। लेकिन अब की बार की क्या तस्वीरें इस बार बदलती हुई नजर आएंगी? किसके पास मैक्सिमम सीट जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या आंकलन है आपका?
देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश का जो मालवा निमाड़ इलाका है ये इसको यही कहा जाता है कि सत्ता का जो दरवाजा है वो यहीं से जाता है, ये सत्ता का गलियारा है। तो ये कहा जाता है कि जिस तरह से मालवा निमाड़ जो तय करता है उसी के हिसाब से फिर मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनती है। जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि पिछली बार 2018 में जब चुनावी नतीजे आए थे तो यहाँ से बड़ी डिफीट बीजेपी को हुई थी और खासकर आदिवासी इलाके, इंदौर के आसपास कई सारे आदिवासी इलाके हैं, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर, ये तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर आदिवासी वोट बैंक जो है बड़ी तादाद में है और आदिवासी सीटें भी हैं। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो चुनावी नतीजे आए थे वो आदिवासी वोट बैंकों के खिसकने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और कांग्रेस की झोली में काफी सीटें यहां से मिली थी, जिसकी वजह से कमलनाथ सरकार बना पाए थे। लेकिन पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो कई सारे चुनावी वादों के बीच में बीजेपी ने जो वादे किए, कांग्रेस ने जो वादे किए, 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, 3.5 साल बीजेपी की सरकार रही, तो जनता ने क्या कुछ कैलकुलेट किया है। क्योंकि इस बार बार जब हम फील्ड में जाते थे तो यही बात होती थी कि इस बार जो कांटे की टक्कर है, कहा नहीं जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो जिस तरह से तमाम मुद्दे आए हैं, जिस तरह से तमाम चेहरे हुए हैं, जिस तरह से बीजेपी ने इस बार सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है, कांग्रेस ने इस बार चेहरा डिक्लेयर किया है, क्या कुछ वादे पूरे हुए हैं, क्या कुछ वादे इन्होंने किए हैं, ये तमाम जो है छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं और छोटे छोटे कैलकुलेशन से ही इस बार जो जीत हार का मार्जिन है वो भी बहुत ज्यादा रहने की संभावना नहीं है, इस तरह का लोग बताते हैं। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनावी नतीजे 2023 के जो होंगे वो बेहद चौंकाने वाले होंगे और बेहद दिलचस्प ये चुनाव कई सालों बाद मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मैं खुद भी करीब 5 बार से रिपोर्टिंग कर रहा हूं विधानसभा चुनाव में, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं एक लहर देखने को मिलती थी। कहीं ना कहीं ये लोग साफ तौर पर कहते दिखाई देते थे कि इसकी सरकार बन रही है, ये सरकार नहीं बना रहा है। लेकिन इस बार कोई भी स्ट्रांगली ये कहने की स्थिति में नहीं है कि सरकार कौन बना रहा है। पसोपेश में यहाँ तक कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कई लोगों से हमने इंटरव्यू लिया तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने भी हमसे पूछा कि इस बार क्या सीन लग रहा है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो क्या सीन है। यानी जो पसोपेश की संशय की जो स्थिति है वो संशय की स्थिति बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो चुनावी लगातार बना हुआ है बिल्कुल, और यही चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन पुष्पेंद्र, जो आपने एक फैक्ट बताया कि छोटी छोटी जो सीखें हैं पार्टी उसको लेकर बड़ी चली है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बिल्कुल बूंद बूंद से घड़ा भरने की कोशिश है कि एक भी पॉइंट ऐसा ना रह जाए कि यहां कोई कमी रह जाए। मंदसौर से मेरे साथ मनीष भी जुड़े हैं। मनीष, हम अब खासतौर पे जब मालवा निवाड़ की बात कर रहे हैं और हम इसमें मंदसौर अगर आते हैं, पिछली बार हम मंदसौर में देखें तो किसानों का मुद्दा, किसान बहुतायत वाला ये क्षेत्र है, कृषि प्रधान पूरा क्षेत्र है, किसानों का फैक्टर कितना महत्वपूर्ण रहेगा। मंदसौर गोलीकांड हमने देखा था, उसकी आंच 18 में भी देखने को मिली थी। निमाड़ जो पूरा इलाका है, कपास का कटोरा जिसे कहा जाता है, कि किसान इस बार कितनी निर्णायक भूमिका में रहेगा, जरा मनीष समझाइए ये गणित। जी बिल्कुल विकास, तो किसान हमेशा निर्णायक भूमिका में रहा है। 2018 के चुनाव में भी किसानों ने जो मुद्दा उठाया था, कर्ज माफी का मुद्दा दिया था, वादा किया था, उसके ऊपर लोगों ने वोट किया और कमलनाथ सरकार में बनी। हालांकि ये जो मंदसौर नीमच का जो इलाका है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर जो 7 सीटें पिछली बार मंदसौर लोकसभा क्षेत्र की 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था और 1 सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। और ये भी तब के हालात थे जबकि किसान आंदोलन यहाँ पर हो चुका था। और उसके बाद जब पहला जो इस्तीफा दिया वो हरदीप सिंह डंग जो सुमात्रा से कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और कमलनाथ सरकार की गिरने की शुरुआत यहाँ से हुई। उसके बाद उपचुनाव में हरदीप सिंह डंग ने जीत दर्ज की। इस बार भी किसानों के अपने मुद्दे हैं, किसानों की अपनी जो भाव, उनको एमएसपी का जो मुद्दा है, उनको जो रेट मिलने चाहिए, खाद का मुद्दा है। लेकिन ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव के समय में गौण होते हुए नजर आए और जो लाडली बहना, कहीं ना कहीं ये मुद्दे उस कदर नहीं कहते तस्वीर में आए थे जिस कदर आने चाहिए थे, क्योंकि किसान जो है वो बहुत ही निर्णायक साबित होते हैं चुनावों में, किसकी जीत होनी है, किसकी हार होनी, किसके साथ जाते हैं और किसको कहते जीत दर्ज करवाते हैं किसकी। सत्यप्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी को हर बार इस बात को लेकर के घेरा गया कि आपके पास कोई भी सीएम को लेकर के फेस नहीं है, लेकिन बीजेपी ने हर बार ये कहा कि हमारा हर एक कार्यकर्ता सीएम का फेस है और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस हर बार ये कहती नजर आई है कि कमलनाथ ही हमारा सीएम फेस है और वही हम उनको सीएम के तौर पर देखते हैं।
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं माना जाएगा, जो बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट हो, जो उन्हें जीत दर्ज करवा सके? बाकी अगर हम कांग्रेस के कंपैरिजन में देखें। देखिए कीर्ति जी, आपने फिर दोबारा बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मध्य प्रदेश गुजरात नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश, मैंने कहा, वो राज्य है जहां बीजेपी की प्रयोगशाला के रूप में उसको देखा जाता है जी। आज से नहीं, नरेंद्र मोदी जब हाईलाइट हुए उससे नहीं, उससे भी पहले, जनसंघ के भी जमाने से। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि मध्य प्रदेश में केवल मोदी है। अगर बीजेपी यहां कुछ अच्छा इस चुनाव में कल करती है तो आप ये मान के चलिए उसके पीछे कहीं ना कहीं पीपुल कनेक्टिविटी रखने वाले बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान ही एक बड़ा फैक्टर होंगे, जिन्होंने 165 रैलीज कंडक्ट की। एक चीज आपको याद होगा कि शुरुआत में चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, इन दोनों ने जबरदस्त कैंपेन किया पार्टी के लिए, लेकिन उन्होंने शिवराज की स्कीम जो उन्होंने यहां ली गई है मध्य प्रदेश में, उनका जिक्र नहीं किया। लेकिन लास्ट मूवमेंट, लास्ट अराउंड 7 to 10 days बिफोर इन रतलाम, आई थिंक 7 नवंबर को उन्होंने लाडली बहना का जिक्र किया। इसका मतलब क्या है कि क्या सेंट्रल लीडरशिप को यह लगा कि हम केवल सेंट्रल की वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से मध्य प्रदेश में लीड नहीं ले सकते हैं बिगर शिवराज के लिए, इसलिए शिवराज जी को कहीं ना कहीं उन्होंने अपने उसमें शामिल किया। और ये लगातार लास्ट मूवमेंट, आपको याद होगा कि लास्ट ट्वीट किया 17 नवंबर को मॉर्निंग में, उन्होंने तब भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए महिला सशक्तिकरण के कदम बनाए रखने के लिए बीजेपी को वोट करें। ये देखिए, इसका तात्पर्य क्या है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में पार्टी रही, लेकिन एक चीज जरूर है, देखिए स्टेट के मुद्दे और नेशनल मुद्दे अलग होते हैं। तो फेस के आधार पर अगर सब कुछ ठीक रहता तो कर्नाटका में भी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए थी, हिमाचल प्रदेश में भी बनना चाहिए थी। अब उन्होंने कोई नाम नहीं, देखिए एक आपको बताऊं, बीजेपी की डिकेड लॉन्ग ट्रेडिशन थी स्टेट्स के इलेक्शंस में। वाकई ये बड़ा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है सर आपका चेहरों को लेकर। और मनीष जी भी मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलूंगा। मैं जानता हूं सत्यप्रकाश जी आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा है, कई दशक आपने निकाले हैं, पूरा 1 घंटा निकाल सकते हैं आप। लेकिन मनीष जी आपके पास आ रहा हूं, अभी चेहरों पर हम लोग बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पूरे कैंपेनिंग के दौरान बात कर रहे हैं। अब यदि हम भविष्य को देखें, शिवराज सिंह चौहान के को, एक तरफ हमने देखा कमलनाथ के चेहरे पे चुनाव हुआ और वही भविष्य में कांग्रेस कह रही है हमारे नेता हैं। यदि हम एग्जिट पोल पर जाते हैं, जो आंकड़े हैं, और यदि बीजेपी का हम भविष्य देखें, शिवराज जी का भविष्य आप कहां देख रहे हैं? एक तरफ वो चुनावों में कैंपेनिंग के दौरान कहते हैं कि मामा चला जाएगा तो बहुत याद आएगा, और एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमारा नेता तो शिवराज। क्या भविष्य देखते हैं सर मनीष जी? देखिए, बीजेपी ने इस बार ये भी कहा है कि एमपी के मन में मोदी, और जो 7-8 बड़े नेता इस बार मैदान में आ गए हैं। पहले आप पिछले 15-20 सालों से अपन देखें तो बीजेपी में एक चेहरा आगे रहता था, जिसके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जाता था। ये एक अलग बिरला चुनाव हुआ है, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी यही स्थिति है कि स्थानीय नेताओं को चेहरा नहीं बनाया गया। तो इस बार मुझे लगता है बीजेपी के सामने नेतृत्व चुनने के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज होगी। वहां पर तो क्लियर है कि साहब जो होगा तो कमलनाथ बनेंगे, बट यहाँ पर क्योंकि जिस तरह की कवायद चल रही है, पहले भी हर बार आप देखिए जब भी शिवराज जी थे, हर 6 महीने में एक शिगुफा छूटता था कि साहब अब तो जो है शिवराज जी जाने वाले हैं। बट ये सच है कि ये पूरा चुनाव, अगर पूरे चुनाव कैंपेन को देखें तो अगर कोई स्थानीय नेता जिसने इस चुनाव में दम लगाई है वो शिवराज सिंह चौहान ही रहे। शायद 165 या 168 सभाएं ली है उन्होंने। ये जरूर है कि उनको इस बार सीएम फेस नहीं रखा गया। तो अगर किसी को फेस नहीं रखा गया तो इसका मतलब है, इसके मायने जो हमको समझ में आते हैं बिटवीन द लाइंस, वो यही है कि भाई हम किसी और ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं। अब ये तो कल या उसके बाद जब इनका हाईकमान निर्णय लेगा उस पर तय होगा, बट अभी फिलहाल देखने से ऐसा ही लगता है।
चलिए मनीष जी, आपने थोड़ा मुझे देर से ज्वाइन किया, बहुत सारी आपसे बातें थी, लेकिन समय की अपनी सीमाएं मैं जानता हूं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, पर सीमा का ज्ञान मुझे थोड़ा सा यहां रखना पड़ेगा। आप थोड़े से लेट आए। दिनेश जी आपका बहुत शुक्रिया, मनीष जी आपका बहुत शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका, पुष्पेंद्र आपका, दिव्यांश आपका, आकाश, सभी का बहुत शुक्रिया। तो आज हमने इस 2 घंटे की विस्तृत चर्चा में यह बताया कि पूर्वानुमान के आधार पर किस तरह के अभी आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं और किस तरह कल जब सुबह होगा तो किस तरह से बदलते नजर आएंगे। कीर्ति, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अभी सारा पूरा विश्लेषण हमने देखा है, क्लैरिटी जब एग्जिट पोल में निकल के नहीं आई है तो क्लैरिटी किसी ने भी नहीं दी है, क्योंकि जनता का जो प्रदर्शन इस बार रहा है वो बहुत ज्यादा साइलेंट रहा है। लेकिन अब साइलेंट के बाद कल जब वो पिटारा खुलेगा तब पता चल जाएगा कि आखिरकार जनता ने किस पर भरोसा जताया और किसकी सरकार बनाई है। कल भी लगातार इसी तरह से महाकवरेज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सुबह 6 बजे से दिखाएगा, तो जरूर हमारे साथ जुड़िएगा और देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।